हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम सेकंड सब यूनिट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग हेड ऑफ द कंट्रीज फॉर द फर्स्ट सीजन ऑफ इंडिया एंड सिंबल यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सोलिडिटी। हम बात करें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको हेड ऑफ कंट्रीज कहा जाता है और फर्स्ट सीजन होता है इंडिया का, जिसका सिंबल यही है कि हम क्या कर रहे हैं, यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सोलिडिटी। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो इसको हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और ये नॉमिनेट एग्जीक्यूटिव को भी क्या करता है, नॉमिनेट करता है। और इसकी जो रियल पावर है वो कौन यूज़ करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर। और उसके बाद ये सबने रोल्स करता है जिसमें साइंस बिल करता है, अपॉइंटमेंट पीएम करता है, गवर्नर्स और जज और एम्बेसडर की भी बात हो रही है। अगर इसके बाद हम ये कह सकते हैं सिंबल ऑफ यूनिटी की भी ये बात करता है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज में, और इसको कौन वोट देते हैं, आप ये कह सकते, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि एमपी एमएलए और प्लस यूटी के एमएलए। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये किसके थ्रू वोट करते हैं, सिंगल ट्रांसफर वोट्स के थ्रू। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है सिंबल ऑफ हेड है और ये यूनिटी के गार्ड की बात करता है। अगर हम ये कह सकते हैं कि स्कूल का एक प्रिंसिपल है, उसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रेसिडेंट है। और जो टीचर्स हैं उसके बाद उसके वो क्या करते सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव पावर है ताकि वो क्या करे, स्कूल चल सके। ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का हम कह सकते हैं वोट कौन दे सकते हैं, वोट जो कौन दे सकते हैं, जो एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं। और वोट कौन नहीं कर सकते, जो नॉमिनेट एमपी और एमएलए होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट जो करता है अपॉइंट करता है। ठीक है। और उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को भी जो है वो मतलब क्या वोट्स नहीं दे सकते। उसके बाद नॉमिनेट्स मेंबर जो पौंडीचेरी और दिल्ली की बात रही, तो इसमें आप एग्जांपल ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर जो है वो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब मतलब जो होता है कि एक फील्डर जब जख्मी हो जाता है तो उसके लिए आ जाता है सब्स्टिट्यूट फील्डर आता है, तो उसके लिए वो सिर्फ एक फील्डिंग कर सकता है, ना वो बॉलिंग कर सकता है ना बैटिंग कर सकता है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम भी जो नॉमिनेट्स मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ चेयर कर सकते हैं, वो सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर मतलब वोट्स नहीं कर सकते। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूँ, जैसे एक था 104 जो था, टू पोस्ट मतलब रखी हुई थी, पोस्ट रखी हुई थी, चाहे एंग्लो इंडियन कोटा की थी। ये इसको 25 जनवरी 2020 को ख़त्म कर दिया। ये मैंने कल भी आपको समझाया था। जिसको हम ये इसकी देसी ट्रिक्स ही याद कर सकते हैं, जैसे एंग्लो इंडिया का वीआईपी सीट 2020 में ख़त्म हुई थी, अब नॉर्मल रूल्स ही चलेंगे। अगर हम बात करें एमएलए और एमपी वोट्स का वैल्यूज़ की बात करें तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, तो उसमें ये कह सकते हैं, सोचो एक बड़ा लड्डू है, स्टेट की पॉपुलेशन टोटल लड्डू एमएलए ने में डिवाइड करते हैं, फिर एमपी को मिला टोटल लड्डू को हिस्से में डिवाइड करते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो भी मतलब इनके वोट होते हैं वो एमएलए की पावर्स, पॉपुलेशन पावर्स और एमपी का सम ऑफ एमएलए इज इक्वल टू डिवाइड जो है एमपी। ठीक। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वोटिंग सिस्टम क्या था। वोटिंग सिस्टम ये था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हम कह सकें एसटीवी, जिसमें हम कह सकें सिंगल ट्रांसफर वोट की बात हुई, इस तरह सीक्रेट बैलेट की बात होती है। अगर हम इसकी बात करें, अगर फर्स्ट काउंट में कोटा नहीं मिला तो लोवेस्ट कैंडिडेट का ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके बाद ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इनके इलेक्शन में ये चीज़ होती है कि अगर ये होता है कि जैसे ए बी सी डी ऐसे होता है, मतलब जैसे इनकी बात होनी ए बी सी डी। तो इसमें कह सकते हैं कि जिस बंदे के जो वोट्स हैं कम हैं वो क्या करते हैं, ऊपर वाले को दे सकते हैं। जैसे ए बी, जैसे डी के कम होंगे वो किसको दे देंगे, ई को दे देंगे, ई से कम होंगे तो फिर उसके बाद सी को देंगे, सी ऐसे करके जो है इस लास्ट पे जो होता है जीत देते हैं। ठीक है। तो मतलब इनका वोट सिस्टम भी ऐसे होता है कि आप ऐसे बता सकते हो ए बी सी डी। तो इसमें क्या होता है कि एमएलए जो होता है वो एक वोट नहीं देता, वो 5 के 5 वोट देता है, लेकिन फिर उसके बाद रेफरेंस रखता है कि किस किस टाइप मतलब उसने किया था, क्या क्या उसने रेफरेंस की थी। ए को 1 रखा था, बी को 2 रखा था, 3 को मतलब सी को 3 रखा था, ऐसे रखा था। ठीक है। तो ये आप एग्जांपल इसकी याद कर सकते हैं, जिसमें ये कहा था कि म्यूजिकल चेयर गेम जो लास्ट में बाहर होता है उसका वोट ट्रांसफ़र होता है दूसरे प्लेयर को, तब तक कोई विनर नहीं बनता जब तक कोटा कंप्लीट नहीं होता। ठीक। उसको क्यों इंडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जो कहते हैं, तो इसमें कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो था नॉमिनेट हेड है, रियल पावर जो कौन यूज़ करता है, पीएम और काउंसिल मिनिस्टर। अगर डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, ये जो है कॉस्टली प्लस टाइम कंज्यूमिंग की बात हो रही है, और इसके बाद इंश्योर करता है स्टेट और यूटी जो है इक्वली रिप्रेजेंट करे। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो हम इसमें ये कह सकते हैं स्कूल कैप्टन जो है सीनियर एमपी कह सकते हैं, एमपी एमएलए, और उसके बाद जो इलेक्ट करते हैं वो बच्चे पब्लिक से डायरेक्टली नहीं, क्योंकि सीनियर रूल्स समझते हैं और फेयर डिसीजन लेते हैं। तो आप ये कह
सकते हैं कि अगर कोई स्कूल का कैप्टन बनता है तो वो उसको हम कह सकते हैं, जैसे सीनियर्स जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल का कैप्टन चुनते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सीनियर को चुनते हैं। जैसे मतलब जो वोट्स वगैरह होते हैं, जैसे हम कॉलेज की हम बात करें तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे उस क्लास के स्टूडेंट क्या करते हैं, एक को सीआर बनाते हैं और वही सीआर जो है हेड ऑफ स्कूल का भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ कह सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, इलेक्शन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें 1952 से 2022 की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट कहाँ से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। ये डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, और इनको वोट कौन करता है, एमपी और एमएलए करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट कौन थे, हम उसमें कह सकते हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनके आप वोट्स देख सकते हैं, और उसके इनके साथ कौन था, उसमें केटी शाह थे और उसके वोट थे ये थे। अगर हम डॉक्टर फिर 1957 की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद इनके साथ कौन थे, एन दास थे, और इनके वोट्स की परसेंटेज ये थी। अगर थर्ड की बात करें, डॉक्टर राधा कृष्ण की बात हो रही है, इसके साथ जो थे अपोजिशन में कौन थे, CH हरि रामचंद्र, और इनके वोट ये थे। अगर हम बात करें डॉक्टर 1967 की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात हो रही है, और इनके साथ कौन से के शुभा राव थे, और इनके वोट्स की वैल्यूज़ ये हो रही है। आप जो है सिर्फ इनके नाम देखना कि इनके साथ कौन सा अपोजिशन की बात करें। उसके बाद हम बात करें 1969 की बात करें, वीवी गिरी की बात करें, तो इसमें जो अपोजिशन कौन थी, NG संजीव रेड्डी थी, और इनके वोट्स की बात हो रही है, जैसे 48.5% की बात हो रही है। अगर हम बात करें 1974 की, फ़ारूक अली अहमद की बात करें, इनकी जो थी 80.80 की 18 की जो थी परसेंटेज थी, और उसके बाद कौन थे इनके अपोजिशन में, ट्राइडवर चौधरी की बात हो रही है, जिसमें 19.8% की बात हो रही है। और उसके बाद हम बात करें डॉक्टर संजीव रेड्डी जो थे वो अनअपोज हुए थे, इनके साथ कोई मतलब दूसरा बंदा नहीं था। तो उसके बाद 1982 की बात करें, ज्ञानी ज़ियाउल सिंह थे, और इनके साथ कौन था, HR खन्ना थे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इनके वोट्स की परसेंटेज भी देख सकते हैं, और उसके बाद के नारायण की आप देख सकते हैं, इसमें जो थे टी शरियन की बात हो रही थी, इसमें आप कह सकते हैं 94.97 इनकी परसेंटेज थी, इसके बाद 5.07 की बात हो रही है। अगर उसके बाद करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, तो इनके साथ कौन से मतलब अपोजिशन कौन थे, लक्ष्मी सहगल की बात हो रही है, और इनको वोट परसेंटेज की थी 89.58 की बात हो रही है, और इनके अपोजिशन की बात करें 10.42 की बात हो रही है। उसके हम बात करते हैं 2007 की बात करें, परदा भाई पटेल की बात हो रही है, इसमें जो थे 65.82 की बात हो रही है। इसके बाद करें शरियावत की बात हो रही है, इसमें दूसरों की अपोजिशन की कितनी 34.70 की बात करें। उसके बाद प्रणब की बात करें, तो प्रणब मुखर्जी की बात करें, इनकी वोट परसेंटेज थी 68.12%, और उसके बाद जो अपोजिशन में थे वो कौन थे, PES संगमन, जो 30.15 की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें 2017 की बात करें, रामनाथ कोविंद थे, इनके जो कितने थे 60.65 की बात हो रही है, और इसके में जो था मीरा कुमारी ओपोजिशन थे, और उनकी 34.35 की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम बात करें 2022 की बात कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने 2022 की बात करें, तो उसमें क्या था, मुर्मू की बात हो रही है, इनकी वोट परसेंटेज की बात करें 64.03 की बात हो रही है। उसके शरावत सिन्हा जो थे 35.97। तो ये आप वोट शेयरिंग भी देख सकते हैं। उसी में आप ये चीज़ कह सकते हैं कि सोचो स्कूल में प्रिंसिपल के इलेक्शन सिर्फ टीचर वोट करते हैं, स्टूडेंट्स नहीं। पहले सिर्फ टॉप टीचर्स MP वोट करते थे, बेस्ट होता है। अब सब टीचर्स, सीनियर स्टूडेंट्स MLA वोट करते हैं, सब रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक स्कूल और कॉलेज में अगर इलेक्शन होता है तो पहले क्या करते हैं, सिर्फ टीचर्स जो थे वो वोट करते थे प्रिंसिपल इलेक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद जो था कि ये चीज़ ख़त्म करके अब ये कहा कि टीचर्स के साथ सीनियर स्टूडेंट्स भी वोट करेंगे, ताकि क्या होगा, सबको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए, 35 से ओल्डर होना चाहिए, उसके मिनिमम 35 होनी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी का बात करें तो होना चाहिए, और एलिजिबल लोकसभा मेंबर्स। उसके बाद डू नॉट होल्ड एनी, मतलब अदर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं लेना होना चाहिए, कोई और जॉब वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, इसमें ये कह सकते हैं एग्जेम्पटिव की बात करें तो इसमें यह कि सीटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स और मिनिस्टर आर दे आर नॉट कंसिडर ऑफ ऑफिस फॉर प्रॉफिट की बात करें। अगर हम बात करें नॉमिनेशन रूल की बात करें, ये कहते हैं मस्ट बी प्रपोज 50 इलेक्टोर्स एंड सेकंड 50 इलेक्टोर की बात करें। उसके बाद हम सेक्रेटरी डिपॉजिट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं 50,000 जो होता है पर फीट की बात करें, 1/6 सिक्योर की बात हो रही है।
तो उसके बाद हम कह सकते हैं 35 जो इंडियंस प्लस नॉन प्रॉफिट ऑफिस एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एग्जांपल आप ये याद करें, सोचो स्कूल में इलेक्शन हो रहे हैं प्रिंसिपल की, सिर्फ वो टीचर्स वोट कर सकते हैं जो फुल टाइम टीचिंग कर सकते हैं और कोई पार्ट टाइम को प्रॉफिट ऑफिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्थ की बात करें तो इसमें जो है फेथफुली एग्जीक्यूटिव ऑफिस की बात और प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशंस और सर्व करता है पीपल्स ऑफ इंडिया। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें चीफ ऑफ इंडिया की बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अगर उसके बाद कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें, कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव हो। उसके बाद मतलब और कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं करना चाहिए और ये क्या है फ्री यूज़ हो राष्ट्रीय भवन का होना चाहिए। और उसके बाद जो है इंटायर सैलरी की बात करें अलाउंस की बात कैन नॉट डिक्रीज ड्यूरिंग टर्म 2018 के बाद मतलब बता रहे हैं कि 5 लाख पर मंथ इनकी थी सैलरी। और उसके पेंशन की बात करें प्रेसिडेंट सपोज की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें इसके जो टर्म्स रेजिग्नेशन एंड री इलेक्शन की बात करें, जो इनका टर्म है 5 ईयर है और अनलिमिटेड जो है मतलब ये एलिजिबल है अनलिमिटेड इलेक्शन के लिए। और रेजिग्नेशन जो है इसको कौन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं इफ मतलब ये कह सकते हैं बियॉन्ड टर्म्स इफ सक्सेस नॉट रेडी नो गैप अलाउड। उसके बाद हम ये कह सकते हैं 5 ईयर स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है और जो है जब तक मतलब ये मतलब अनलिमिटेड टाइम पे भी मतलब इलेक्शन ले सकता है। अगर इम्पीचमेंट की बात करें तो इसमें ये कहते हैं अगर उसने किसी वायलेशन का किया है तो उसको क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको मतलब कर सकते हैं। उसके बाद हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है 1/4 मेंबर क्या होने चाहिए उसके मतलब खिलाफ होने चाहिए और उसको 2/2 मेजोरिटी बोथ हाउस को रिमूव्ड होनी चाहिए। और फैक्ट ये है कि नो प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच येट, और आज तक जो है कोई भी प्रेसिडेंट जो है इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कैन ओकर ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टर्म्स रिजाइनेशन इम्पीचमेंट डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि वैकेंसी कैसे खाली होगी, ठीक है। तो उसके हम बात करते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो पावर उसकी सबसे पहले कौन सी है, मिलिट्री पावर की बात करें सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्स का, अपॉइंट करता है आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ को करता है और डिक्लेयर करता है वार पीस पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। इसमें इमरजेंसी की बात करें जो है सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है 352 की बात हो रही है। प्रेसिडेंट्स रूल की बात करें 356 एंड 365 की बात हो रही है। और फाइनेंस इमरजेंसी तो जो थी 360 की बात हो रही है। तो इसमें ये कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की आप ये कह सकते हैं कि नेशनल ट्रिक्स नेशनल्स जो है कंट्रीज प्रेसिडेंट स्टेट फाइनेंशियल मनी की बात करें। उसके बाद हम वीटो पावर की बात करें 111 की बात का आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट कैन जो है असेंट टू बिल्स विद होल्ड असेंट्स उसके रिटर्न बिल की बात भी हो रही है, ठीक। उसके बाद हम बात करें पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशरी पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है और मिलिट्री पावर है। उसके बाद इमरजेंसी पावर है। तो उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर से बात करते हैं जिसमें फार्मल हेड होता है। इसमें ऑल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसका यूनियन गवर्नमेंट्स का क्या करता है नेम ऑफ प्रेसिडेंट की बात हो रही है और रूल ऑफ बिजनेस की बात हो रही है। इसमें अपॉइंटमेंट किसको करता है, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, मिनिस्टर की बात हो रही है, उससे अटॉर्नी जनरल को भी करता है और अदर ऑफिशियल को भी करता है, जिसमें CAG हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC चेयरपर्सन हो गया, ठीक। और उसके बाद जो है क्या करता है स्पेशल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये करता है। तो उसमें अब अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं अगर प्रेसिडेंट को लगे कि किसी मिनिस्टर का काम सही से नहीं हो रहा है तो वो PM से कंसल्ट करके उसका एक्शन ले सकता है। इसमें ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो एडमिन बॉस ऑफ इंडिया अपॉइंट बाय टॉप ऑफिसर चेक PMs। तो उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव पावर की बात करें पार्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है। प्रेसिडेंट जो होता है इंटीग्रेटर होता है किसका, पार्लियामेंट का। उसके बाद क्या कह सकते हैं समन डिजॉल्व की बात हो रही है, एड्रेस पार्लियामेंट की, उसके मैसेज की बात हो रही है। फिर उसके बाद कैसे प्रेसिडिंग अवर सेशंस नॉमिनेशंस, उससे डिकेड पर डिस्क्वालिफिकेशन पेरियर ओमिशन, उसके अकाउंट की बात हो रही है और ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है किंग ऑफ पार्लियामेंट है, सम एंड डिसॉल्व असेंट्स आर सस्पेंड बिल की बात। उसके बाद फाइनेंस पावर की बात करें, मनी बिल जो है वो क्या करते हैं प्रेसिडेंट जो है पर ये रिकमेंडेशंस ले यूनियन बजट की बात हो रही है। इसमें नो ग्रांट्स जो है डिमांड होती है प्रेसिडेंट की। उसके बाद ये कॉन्टीन्यूसली फंड है, इसमें आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर कैलकुलेट कर देता है रेवेन्यू बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं अगर पार्लियामेंट ने बिना परमिशन के मनी बिल पास कर दिया तो प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की ये पावर है कि अगर जो कोई भी पार्लियामेंट अगर उस बिल को पास करेगी मतलब विदाउट उसके ऊपर मतलब डिस्कस किया तो वो क्या कर सकते उसको रिजेक्ट कर सकते हैं।
अगर जुडिशली की बात करें तो वो क्या करते हैं, अपॉइंट करता है, जजेस को करता है, उसके बाद चीफ जस्टिस को करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कर मतलब उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। उसके बाद हम कह सकते हैं एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट्स को। उसके बाद ये कह सकता है कि मतलब रिस्पाइड से रिमिशन कम्यूट सस्पेंड डेथ की बात हो रही है। उसके बाद एग्जाम्पल की हम बात करें, प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस ऑफ प्रिजनर। उसके हम कह सकते हैं कि ट्रिक्स की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट जो अल्टीमेट मैक्री गिवर। उसके बाद हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें, जिसमें नेगोशिएशन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इंडिया बिहेव्स, पार्लियामेंट अप्रूवल नीड्स। उसके बाद रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनली सेंड एंड रिसीव करें एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर। अगर एग्जांपल की बात करें, इंडिया साइन करता था ट्रेड ट्रीटी, प्रेसिडेंट अप्रूव करता था उसके ऊपर। तो उसके बाद मिलिट्री पावर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मिलिट्री पावर में सुप्रीम कमांडर जो है डिफेंस फोर्स करता था, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात हो रही है, चीफ की बात हो रही है। और उसके बाद हम कह सकते हैं डिक्लेयर करता था वार वेलफेयर, पार्लियामेंट अप्रूवल्स। अगर 6 की बात करें इमरजेंसी पावर्स की, वो हमने ऊपर पढ़ लिया, जिसमें नेशनल इमरजेंसी 352 की बात हो रही है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें, जिसमें स्टेट इमरजेंसी की बात हो रही है, आर्टिकल 356 एंड 365। अगर फाइनेंस इमरजेंसी की बात करें 360 की बात करें। अगर वीटो पावर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं टाइप ऑफ वीटो पावर, जिसमें एब्सोल्यूट पावर वीटो थी, उसमें ये कह सकते थे विद होल्ड असेंट कम्प्लीटली यूज प्राइवेट मेंबर्स बिल्स व्हेन न्यू कैबिनेट आर एडवाइस नॉट टू पास बिल्स। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं किसकी, 1954 में जो पिप्सो जो हुआ था, जो पास हुआ था बिल। अगर उसके बाद सस्पेंसिव वीटो की बात करें, रिटर्न्स बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन नॉट असेंट्स इफ रीपास बाय पार्लियामेंट, नो अप्लीकेबल्स टू मनी बिल। उसके बाद थर्ड की बात करें, पॉकेट वीटो की बात करें, जिसमें ये कह सकते हैं कि नाइदर रेटिफाई ना रिजेक्ट की बिल पेंडिंग इंडेफिनिट, जिसमें हम कह सकते हैं एग्जाम्पल जो है 1986 में जो था इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल हुआ था जलेर सिंह के हिसाब। तो नोट ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट बिल्स। तो उसके बाद स्टेट्स लेजिस्लेटिव वेटो की बात करें, गवर्नर कैन रिजर्व बिल्स फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन गिव असेट्स विद होल्ड असेट्स की बात हो रही है। उसके बाद वीटो पावर जो अप्लीकेबल कर रही थी हेयर टू। तो उसके हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की जो है वीटो वो 3 डे की थी, डेनी डिले और उसके डायरेक्ट रिकॉन्सिडरेशन। तो उसके बाद हम कह सकते हैं वीटो पावर्स जो थी प्रेसिडेंट की, और सेंट्रल वर्सेस स्टेट की बात करें तो टाइप्स ऑफ बिल की बात करें, उसमें हम कह सकते हैं कैन बी रेटिफाइड असेंट्स जो था गिवन कर रहा था, और कभी जो रिजेक्ट करता था विद हेल्थ, और उसके बाद रिकॉन्सिडरेशन। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं कैन बी रेटिफाइड, सेम बात जो थी। उसके बाद जो थी स्टेट लेजिस्लेशन में कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी रिटर्न एंड रिकॉन्सिडरेशन। अगर मनी बिल की बात करें, कैन बी रेटिफाइड, उसके बाद कैन बी रिजेक्टेड, कैन नॉट बी रिजेक्टेड। तो सेम इसमें यही था कि मतलब उसके ऊपर साइन कर सकता है, कभी वो मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है, वो कैन नॉट भी रिटर्न भी कर सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मतलब जो था वो ओनली रेटिफाइड कर सकता है, कैन नॉट भी रिजेक्ट और रिटर्न। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को वो सिर्फ साइन कर सकता है, उसको रिटर्न या नहीं कर सकता। और सेम जो है इसका भी ऐसी था। अगर उसकी बात करें समरी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ऑर्डिनरी बिल था, उसमें जो है मतलब साइन कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, दोनों सेंट्रल और स्टेट के सामने। अगर मनी बिल की बात करें वो क्या, वो सेम जो हुई है कि मतलब वो साइन कर सकता है, सिग्नेचर कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और प्रेसिडेंट को कैन नॉट बी रिटर्न। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कर सकते हैं, तो उसमें ये कह सकते हैं वो सिर्फ साइन कर सकता है, कोई वीटो पावर उसके पास अलो नहीं है। तो उसके हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं OMC, जिसमें ऑल 3 ऑप्शन जो है मनी, उसके बाद ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली एसेट की बात हो रही है। तो उसके बाद हम बात करें ऑर्डिनेंस पावर की बात करें, मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट 123 की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस जो है पार्लियामेंट इज़ नॉट ए सेशन की बात हो रही है। इसमें ऑर्डिनेंस जो है टेम्परेरी लॉ होता है और सेम फोर्स करता है पार्लियामेंट के। हम अगर इसके पर्पज़ की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि अर्जेंट्स एंड अनफोर्सेबल मैटर की बात करें, कैन नॉट वेट अनटिल्स पार्लियामेंट रिकॉग्निशन। अगर लिमिटेशन रूल्स की बात करें तो सबसे पहले क्या था कि पार्लियामेंट मस्ट बी इन सेशन, जो पार्लियामेंट होनी चाहिए मतलब सेशन में होनी चाहिए। उसमें यह था कि ऑर्डिनेंस जो है पार्लियामेंट मस्ट नॉट बी इन सेशंस, उसके ऑर्डिनेंस जो है इशू करता था किसके बाद, ओनली इफ बोथ होस आर नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस बोथ होस आर इन सेशन वॉइड्स की बात करें, प्रेसिडेंट जो है सर्टिफिकेशन की बात है, स्कोप की बात हो रही है, और ड्यूरेशन की बात हो रही है। इसमें ये कह सकते हैं बोथ होस जो होना चाहिए पार्लियामेंट होनी चाहिए, रिकॉन्स करना चाहिए, और 6 वीक जो है नॉट अप्रूवल होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 6 मंथ और प्लस 6 वीक की गैप होना चाहिए सेशन का। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो है प्रेसिडेंट कैन विड्रा ऑर्डिनेंस एनी टाइम्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस के थ्रू। अगर अदर फीचर की बात करें जो है क्या रेट्रोस्पेक्टिव
पर्सपेक्टिव्स की बात हो रही है, और ये मॉडिफाई रिपेल कर सकता है ऑर्डिनेंस को, और कैन नॉट बी अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात को, यूनिक की बात करें, नॉट कॉमन यूएस एंड यूके की बात। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कहते हैं पार्लियामेंट नहीं ऑर्डिनेंस जाए, ओनली व्हेन पार्लियामेंट्स अवे प्रेसिडेंट कैन मेक टेम्परेरी लॉ। ठीक है, अगर पार्लियामेंट नहीं है तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो है टेम्परेरी लॉ बना सकता है। तो उसके हम बात करें जो है जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो थी 17(2) की बात करें, हु कैन बी प्रोडेंट की बात करें, ऑफेंस अंडर यूनियन लॉ की बात हो रही है, कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट सेंटेंस की बात हो रही है, और डेथ सेंटेंस की बात हो रही है। उसके बाद पर्पस की बात करें, करेक्ट जुडिशली रिव्यू एरर की बात हो रही है। उसके बाद प्रोवाइड रिलीफ करना इफ पनिशेबल टू हार्श की बात करें, टाइप पर डाउन रिलीफ की बात करें, जो सबसे पहले जो था पर डाउन की बात करें, रिमूव करना था कन्वेंशन सेंटेंस और डिस्क्वालिफिकेशन अगर फॉर एग्जाम्पल फुल फ्रीडम्स फ्रॉम पनिशमेंट। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कम्यूटेशन की बात करें, ये कन्वर्ट करता था वन पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म्स। अगर एग्जांपल की बात करें तो मतलब कह सकते हैं डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और उसके बाद सिंपल इम्प्रिजमेंट की बात हो रही है। उसका रिमिशन की बात हो रही है, इसमें ये कहा गया था रिड्यूस पीरियड की बात हो रही है, सेंटेंस विदाउट चेंजिंग टाइप्स। उसके एग्जांपल की बात करें 2 ईयर्स की बात हो रही है, जिसमें 1 ईयर रिग्रेस की बात हो रही है। उसके रिस्पायर्ड की बात हो रही है, उसके बाद रिपेयर की बात हो रही है। गवर्नर वर्सी प्रेसिडेंट की बात करें, गवर्नर जो था वो क्या कर सकता था, कैन प्रेसिडेंट स्टेट ऑफेंस एक्सपेक्ट डेट कोर्ट मार्शल। उसके बाद हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो क्या कर सकता था कि कैन प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल सेंटेंस की बात हो रही है। इसमें कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट सिस्टम था, प्रेसिडेंट था, नॉमिनल हेड था, रियल पावर की बात हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम की बात। अगर रूल्स की बात करें, हेड ऑफ स्टेट था, सिंबल्स ऑफ नेशंस नॉट रूलर्स, नेशन की बात की। आर्टिकल्स की बात करें 53, आर्टिकल 57, 74, उसके बाद 75 की बात हो रही है। जो 53 की बात करें एग्जीक्यूटिव पावर से विजिट करता था इन प्रेसिडेंट, और 74 की बात करें प्रेसिडेंट मस्ट बी एक्ट एडवाइस काउंसिल मिनिस्टर की बात हो रही है। उसके बाद 75 की बात करें काउंसिल मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और उसके बाद नो क्लियर मेजोरिटीज, उसके बाद काउंसिल कैन नॉट बी प्रूव्ड, उससे लॉस ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा। तो एग्जांपल की बात करें 1997 जो था के नारायण जो रिटर्न कैबिनेट रिकमेंडेशंस ऑन प्रेसिडेंट्स रूल्स इन यूपी, और 1998 की बात करें सेम फॉर बिहार ओनली री एडवाइस प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज। तो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं नॉमिनल हेड्स, रियल पावर पीएम्स, उसका प्रेसिडेंट जो सर्विलेंस है पीएम प्लस मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव की बात करें। तो उसमें हम आर्टिकल्स की बात करें 52 आर्टिकल्स है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का था, जिसमें वो डिस्क्राइब करता था कि मतलब हु इज़ द प्रेसिडेंट, और उसकी ट्रिक्स ये थी बॉस ऑफ इंडिया बट नॉमिनल। तो उसमें ये कह सकते हैं 53 की बात करें एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, इसमें कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो था वो क्या करता था, अपनी पावर को होल्ड करता था एग्जीक्यूटिव पावर्स में, और उसके बाद एक्सरसाइज करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसका 54 की बात करें इलेक्शन ऑफ प्रोसीजर बताया, और 55 की बात करें मैनर्स ऑफ इलेक्शन, जिसमें वोट वैल्यूज और प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया। अगर उसके बाद 56 की बात करें टर्म बताई है कि 5 ईयर टर्म होनी चाहिए, और उसके बाद कैसे इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए। जो प्रेसिडेंट टर्म थी कि 5-6 जो थे 5 + 6 = 11, तो ऑलमोस्ट जो है 5 ईयर थी। अगर हम बात करें 57 की, तो उसमें कह सकते हैं एलिजिबिलिटी थी री इलेक्शन की, कि कैसे प्रेसिडेंट को री इलेक्ट किया जाता है। 58 जो था क्वालिफिकेशन चाहिए किसके को, इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, 35 ईयर जो होनी चाहिए। और उसका 59 जो हम कह सकते हैं कंडीशंस ऑफ ऑफिस का था, कि कैसे उसको रिजाइनेशन और इम्पीचमेंट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर 60 की बात करें ऑर्थर अफर्मेशन की बात हो रही है। उसके बाद 61 की बात करें इम्पीचमेंट जो होती थी प्रोसीजर्स। 62 जो थी वो इलेक्शन जो था वो रिफिल कर रहा था वैकेंसी को। और 65 की बात करें वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा था प्रेसिडेंट की बात हो रही है। 71 की बात करें वो मैटर कर रहा था रिलेटेड टू इलेक्शन, जिसमें डिस्प्यूट्स और इशू प्रेसिडेंट्स इलेक्शन की बात हो रही है। 72 की बात करें पर डाउन पावर की बात हुई, इसमें कह सकते हैं पावर जो पर डाउन जो थी वो रिमिट करे सस्पेंड्स। उसके बाद कम्यूट सेंटेंस की बात हो रही है। 74 की बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे ऐड करता है प्रेसिडेंट को। और उसके बाद 75 की बात करें पोजीशंस प्रोविजन ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद 76 की बात करें उसका अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया। 77 की बात करें कॉन्डक्ट्स ऑफ बिजनेस। 78 की बात करें पीएम ड्यूटीज़ को फर्निश इन्फो की बात करें। उसके बाद 85 की बात करें सेशंस ऑफ पार्लियामेंट्स। और 1111 की बात करें एसेंट्स ऑफ बिल, जिसमें हम कह सकते हैं अप्रूव करता था बिल को बाई पास पार्लियामेंट्स। उसके बाद 112 की बात करें यूनियन बजट की बात हो रही है, जिसमें आप कह सकते हैं एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट की बात थी।
उसके हम बात करें 123 की बात करें ऑर्डिनेंस पावर, जिसमें क्या थे इशू टेम्परेरी लॉ व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। उसके बाद 143 की बात करते कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, इसमें कैन सीक सुप्रीम ओपिनियंस। 143 जो था वो क्या करता था कंसल्ट पावर के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं कैन सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियंस ऑन लीगल मैटर्स। तो ये सीट्स हैं, आप ये सीट्स देख सकते हैं कि किस स्टेट के पास कितनी सीट्स हैं एमएलए के। आंध्र प्रदेश के पास से जैसे नंबर ऑफ जो असेंबली सीट्स हैं 175 से, उसके वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर्स 159। तो आप इस चीज़ को अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है 1971 की बात हो रही है। उसके बाद है टोटल वैल्यू वोट्स के एमएलए वोट्स कितनी इतनी है 60 अरुणाचल प्रदेश की थी, तो उसमें आप ये देख सकते हैं 480 की बात हो रही है 126। उसके बाद हम कह सकते हैं 116। तो आप ये है, आप जब इसको मैं PDF दूंगा तो आप इसको अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। ये पोजीशन जो है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस जो था इन इंडिया की बात हो रही है। ये रैंक जो है था ये जो प्रेसिडेंट से मतलब बिलो था, उसके हम बात कर सकते हैं। इसका रोल ये था कि ये चेयरमैन किसका था, राज्यसभा का चेयरमैन की बात हो रही है। और ये एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट टेम्परेरी, अगर जो प्रेसिडेंट है कहीं मतलब बीमार है या कुछ है तो उसकी वजह से जो है क्या कर सकता है, ये टेम्परेरी मतलब पोजीशन संभाल सकता है। अगर ट्रिक्स की बात करें, जो प्रेसिडेंट जो है पोस्ट ऑफ इंडिया था और वाइस प्रेसिडेंट जो था राज्यसभा का हेड था और प्लस बैकअप पोस्ट था। ठीक, उसके हम बात करें इसके इलेक्शन की बात करें तो इसमें जो इलेक्शन होता है वो भी इनडायरेक्ट होता है, पीपल जो है वोट नहीं कर सकते। तो इसमें जो है कौन वोट करता है, जैसे हमने जो प्रेसिडेंट का पढ़ा था MP और MLA कर सकते हैं और इंक्लूडेड नॉमिनेट्स मेंबर्स भी कर सकते हैं। तो उसमें ये कह सकते हैं डिफरेंस ये था प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये कह सकते हैं VP इलेक्शन इंक्लूड नॉमिनेट्स मेंबर्स, और हम क्या कर सकते हैं स्टेट मेंबर डू नॉट वोट्स फॉर VP, दे वोट्स फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ की डिफरेंस आप ये देख सकते हैं, जैसे नॉमिनेट्स मेंबर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो वोट्स दे सकते हैं कि सिर्फ VP के लिए, लेकिन उसके बाद स्टेट जो MLA थे वो वोट नहीं दे सकते थे। वो सिर्फ किसको देने के लिए थे, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। ठीक, तो इसका रीज़न ये कहा था कि प्रेसिडेंट जो है रूल फॉर सेंटर्स, स्टेट MLA वोट्स, उसके बाद VP जो है मोस्टली राज्यसभा MLA नॉट नीडेड। ठीक, तो उसमें ये कह सकते हैं कि अम्बेडकर ने जो मतलब इसकी ये मतलब रीज़न दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट जो है वो रूल करता है सेंटर के ऊपर, इसलिए जो है स्टेट की और MLA की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का होता है, इसलिए जो है MLA की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शॉर्ट ट्रिक्स में ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है सेंटर और स्टेट प्लस सेंटर और VP जो है जो राज्यसभा ओनली। तो अगर हम इसके वोटिंग सिस्टम की बात करें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सिंगल ट्रांसफर वोट की बात हो रही है, सीक्रेट बैलेट और डिस्प्यूट की बात करें, तो इसमें ये एग्जांपल ये कह सकते हैं जैसे VP जो जगदीश धनखड़ थे डिड नॉट समथिंग ऑन 20 अगस्त बट इलेक्शन लेटर अवॉइड्स 30 अगस्त, हिज 20 अगस्त एक्शन आर स्टिल वैलिड। तो शॉर्ट ट्रिक्स की हम बात कर सकते हैं कि रिमेंबर जो है इलेक्शन स्टेप की बात हो रही है, जिसमें MP वोट कर सकते हैं, सीक्रेट बैलेट, STP और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अगर की पॉइंट्स की हम बात करें तो VP जो है सेकंड हाईएस्ट जो थे वो कह सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद रियली एक्ट प्रेसिडेंट्स और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं उसके फाइनलाइज डिस्प्यूट्स की बात करें। अगर हम बात करें जो मतलब वाइस प्रेसिडेंट की बात हम बात करें जो ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं इलेक्शन जो है वो किसके कैसे होता है, हमने ऊपर पढ़ लिया इनडायरेक्टली होता है। उसमें क्या कर सकते हैं, दो पार्लियामेंट्स के जैसे लोकसभा और राज्यसभा और नॉमिनेट्स मेंबर क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जो MLA हैं वो वोट नहीं दे सकते, वो सिर्फ किसको कह सकते हैं, नॉमिनेट्स मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट के टाइम वोट नहीं दे सकते, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के टाइम वोट दे सकते हैं। MLA जो हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के टाइम वोट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोट नहीं दे सकते वाइस प्रेसिडेंट के टाइम। ठीक, अगर शॉर्ट ट्रिक्स आप ये कह सकते हैं, ये आप ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट MP प्लस स्टेट MLA, उसके बाद VP जो है MP ओनली। तो अगर हम बात करें इनके मतलब कौन कौन से मतलब बने थे, तो आप ये कह सकते हैं 1952 की बात करें
DRS राधाकृष्णन की बात हो रही है, अनअपोज थे। उसके बाद जो थे 1957 की बात करें, डॉक्टर राधाकृष्णन जो ये भी अनअपोज थे। उसके बाद हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें, उसके बाद 556 वोट सिक्योर की बात हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपोजिशन थे उनके पास ओनली 14 थे। अगर बात करें 1967 की बात करें, वीवी गिरी की बात करें, इनके पास 486 थे। और इसके बाद जो प्रोफेसर जो हबीब थे वो 193 की बात करें। उसके बाद कर सकते हैं GS पटक की बात करें 400। उसके हम बात कर सकते हैं BD जेडी की बात करें, जट्टी की 521 इसके पास वोट थे। एनी होनी जो थे 141 की बात हो रही है। उसके हम बात करें 7th की बात करें, एम हदायतुल्ला या अनअपोज थे। उसके बाद जो 8 थे 1984 की बात करें, जो कह सकते हैं इनके पास कितने 508 थे। और इनका पोजीशन कितने थे BC रॉय 207। तो उसके बाद कर सकते हैं जो 9 थे वो 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये अनअपोज थे। उसके हम कह सकते हैं कि जो 1992 में जो थे के नारायण 700। उसके बाद जो दूसरे अनअपोज थे उनके पास एक है। ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, मे बी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो उसके बाद 1997 की बात करें, कृष्ण कांड की बात करें 441 की बात हो रही है। और उसके बाद जीत सिंह थे, उनके पास 273 की बात करें हो रही थी। उसके बाद 2007 की बात करें, बलवंत सिंह शेखावत की बात हो रही है, इनके पास 444 की बात हो रही है। और इनका पोजीशन दोस्तों सुशील कुमार शेंडे की बात हो रही है, 295 थे इनके पास वोट। उसके बाद हम बात करें 13 की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मोहम्मद हमीद अंसारी 445। और इसके बाद जो इनके साथ अपोजिशन थे नजमा, तो उनके पास कितने 222 की बात 222 की बात हो रही है। उसके बाद 14 की बात करें, मोहम्मद हमीद अंसारी की बात हो रही है 490। उसके बाद जसवंत सिंह जो है 238 की बात करें। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि VK नायडू की बात हो रही है, इनके पास 516 वोट थे। और अपोजिशन के जो गोपाल कृष्ण गांधी थे, इनके पास 244 की बात करें। उसके हम बात करते हैं 16 की बात करें, 2022 की बात करें, जगदीप डेंकर की बात करें 528 थे। और उसके बाद जो अपोजिशन थे वो कौन थे, मरगियट अलावा 182। तो इसकी आप ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं कि इजी टू रिमेंबर, जो अनअपोज विंस इजी विक्ट्री, तो ये आप इसके कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं जो मतलब जो है जगदीप डेंकर जो हैं वो इन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो 8 सितंबर को होगा वाइस प्रेसिडेंट का। तो उसकी क्वालिफिकेशन आप ये कह सकते हैं मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन होना चाहिए, राज्यसभा मेंबर होना चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड प्रॉफिट, मतलब कोई और सोर्स इसके पास नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि बिफोर, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑर्थ वगैरह के टाइम पे ऑफिस वगैरह होना चाहिए। और उसके बाद ये कह सकते हैं टिप अप याद कर सकते हैं, थिक्स ऑफ VP जो है पूरे बैक ऑफ प्रेसिडेंट था। ये ऑर्थ GM अबाउट लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। अगर हम बात करें 21 अगस्त की बात करें 2025 की, जो कि अपडेट की बात करें, तो उसमें ये कर सकते हैं कि जगदीश शर्मा का जो रिजाइनेशन के बाद जो था मॉनसून सेशन गैप, जो लेफ्ट पॉलिटिकल गैप था, इसमें बहुत इंडिया और NDA ब्लॉक ने क्या किया था, अपने मेंबर्स को मतलब रखा था कि हम कौन कौन से मेंबर। अगर इंडिया कैंडिडेट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं B शरंदर रेड्डी थे इसमें जो थे। आफ्टर मस्ट डिस्कशन ऑफ स्पीकर्स इंडिया ब्लॉक अनाउंस फार्मर सुप्रीम कोर्ट थे। फार्मर कोर्ट जस्टिस मतलब बात हो रही, जैसे इंडिया कैंडिडेट ने जो इंडिया अलायंस की बात करें उसमें के सुप्रीम कोर्ट के जज को मतलब किया था, उसको मतलब अपॉइंट किया था फॉर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए, ठीक। तो उसके बाद हम कह सकते हैं डिसीजन केम आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद, मतलब उन्होंने इसके फाइनल डिसीजन करने के बाद करें। अगर उसके बाद करें NDA की बात करें, कैंडिडेट की बात करें, वो कौन से CP राधाकृष्णन थे। और ये कह सकते हैं CP राधाकृष्णन ऑन अदर हैंड साइड राधाकृष्णन फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। द रेस बिटवीन, हम किसकी बात, दोनों कौन कौन से थे, हम कह सकते हैं B सुंदर शांस रेड्डी और उसके बाद CP राधाकृष्णन, जो शेपिंग कर रहे हैं क्लोजली वॉच कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, बोथ पार्टी मोबिलाइज स्पोर्ट्स इन पार्लियामेंट। तो उसके बाद हम कह सकते हैं इनका इलेक्शन कब होता है, ये कह सकते हैं जो जगदीश जो डेंकर थे उनकी हेल्थ की वजह से वाइस प्रेसिडेंट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। जो इलेक्शन का टाइम कब है वो 9 सितंबर 2025। और ये कौन से आर्टिकल से थ्रू हुआ है, ये आप कह सकते हैं आर्टिकल 67 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। उसमें ये कह सकते हैं मे कंटिन्यूज ऑफिस अंटिल सक्सेशन अज्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्ली इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, तो ये कह सकते हैं 9 सितंबर को इसका इलेक्शन होगा।
तो अगर हम क्विक ट्रिक्स की बात कर सकते हैं तो इसमें ये कह सकते हैं, थिंग्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज स्टैंड बाय प्रेसिडेंट इफ दे रिजाइन द ऑफिस बिकम वैकेंट इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड सोन सो व्हाट स्टैंड बाय पोजीशन नेवर एम्प्टी। तो उसके हम बात कर सकते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्वालिफिकेशन की बात करें, टर्म्स पावर्स एंड फंक्शन की बात करें, सबसे पहले यह कि इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, 35 से ऊपर एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन जो है राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए और उसके बाद कोई अदर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्थ इन ऑफिस वगैरह होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंडीशन ये थी कि मस्ट नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव इफ इलेक्टेड वाइल सीट वैकेंट ऑटोनॉमिक, मतलब ये कर सकते हैं अगर वो किसी चीज़ का मतलब इलेक्शन मेंबर हुआ तो क्या है उसकी सीट जो होती है ऑटोमेटिक वैकेंट हो जाएगी। उसका टर्म की बात करें 5 ईयर है और कैन बी रिजाइन से रिटन बाय प्रेसिडेंट, मतलब वो अपना क्या है रिजाइनेशन दे सकता है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद वैकेंसी ऑकर ड्यू टू, अगर उसकी वैकेंसी किसके थ्रू मतलब हो सकती है उसमें आप कह सकते हैं एक्सपायरी टर्म्स की बात हो रही है, रिजाइनेशन की, रिमूवल की, डेथ की और डिस्क्वालिफिकेशन की जो है वाइड सिलेक्शन। उसके बाद पावर एंड फंक्शन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक्स जो था ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो पावर सिमिलर बात करता है किसकी, स्पीकर टू लोकसभा और एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात हो रही है। फिर उसके बाद सैलरी और लॉन्स की बात हो रही है, इसमें ये कह सकते हैं 4 लाख पर मंथ जो है कौन से ईयर से 2018 से, और उसके बाद पेंशन रेजिस्टेंस मेडिकल ट्रैवल जो है ये सब जो है फ्री। तो उसके बाद हम बात करें कि इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। तो उसमें कह सकते हैं जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट उसमें कह सकते हैं टेम्परेरी प्रेसिडेंट कहा जाए अनटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। उसके बाद हम कह सकते हैं अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट सक्सेस एट प्रेसिडेंट फॉर रिमाइंडर टर्म्स। उसके बाद बात करें मेन फंक्शन की बात करें तो ये क्या आता है एक्स जो फंक्शन ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट जो है सेनेट का कह सकते हैं। उसके हम कह सकते हैं मेंटेन करता था पॉलिटिकली कॉन्टीन्यूसली नो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर या डायरेक्ट जो सक्सेशन टू प्रेसिडेंट की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कुछ स्कॉलर जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं कि ही सुपरफ्यूज हैजुनस, जिसमें कहा जाता है हाइनेस सिंस द ऑफिस मेनली इंश्योर पॉलिटिकल कॉन्टीन्यूसी रैदर देन मेजर एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो अगर उसकी हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें चेयरमैन कौन का है राज्यसभा का है और एक्टिंग करता है किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, और ये कह सकते हैं बैकअप जो था किसका, प्रेसिडेंट का था, और ये 6 मंथ जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट कर सकता है। हम ये कह सकते हैं 6 मंथ तक वो प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद जो है 6 मंथ के अंदर जो है प्रेसिडेंट के री इलेक्शन हो सकते हैं। अगर हम उसके में आर्टिकल्स की बात करें जो 63 है वो किसकी बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, और 64 की बात करें इसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें 65 की बात करें, एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट वैकेंसी और एब्सेंस की बात करें 66 की बात करें, इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद 67 की बात करें, टर्म ऑफ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। 68 की बात करें तो उसमें कह सकते हैं टाइम्स ऑफ होल्डिंग्स इलेक्शन की बात करें, जैसे टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात हो रही है। 69 की बात करते हैं और अफर्मेशन की बात हो रही है, और 70 की बात करें डिस्चार्ज प्रेसिडेंट फंक्शन, और 71 की बात करें ये रिलेट करता था कनेक्टेड विद इलेक्शंस। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो इसमें यूनिट 3 की बात हो रही है। तो उसमें ये कह सकते हैं ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट एग्जीक्यूटिव्स, उसके बाद ये रियल एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसमें इसकी अपॉइंटमेंट क्या कह सकते हैं। इसका मैं ट्रिक्स आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है नाम का है और पीएम का मतलब काम का है। प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट की जो भी पावर है वो कौन सी यूज़ करता था, प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट नाम का, पीएम जो काम का, और प्रेसिडेंट फॉर्मल्स और पीएम जो है एक्चुअल पावर है। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 75 जो है अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को, पीएम अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट कैन नॉट बी जस्ट पिक्स एनीवन, उससे कॉन्ट्रोवर्शियली ही शी अपॉइंटेड लीडर मेजॉरिटी पार्टीज इन लोकसभा। उसमें ये कह सकते हैं कि जो भी है जो पीएम बनेगा जो भी है लोकसभा से जो मेजॉरिटीज वगैरह देनी पड़ेगी तभी, नो क्लियर मेजॉरिटी सिचुएशंस। तो उसमें अगर कह सकते हैं अगर नो क्लियर मेजॉरिटी तो उसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसमें अपॉइंट लीडर्स ऑफ लार्जेस्ट पार्टी कोalition। एग्जांपल क्या कह सकते हैं कि चरण सिंह जो था 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट जब कोलैप्स हुई थी। अगर सडन डेथ की बात करें प्रेसिडेंट में अपॉइंट एनी सिचुएशन लीडर टेम्परेरी, एग्जांपल राजीव गांधी जो 1984 में जब आफ्टर इंडिया इंदिरा गांधी का हुआ था। इसमें ट्रिक्स आप ये याद कर सकते हैं मेजॉरिटी का लीडर्स की है जो पीएम्स, वरना प्रेसिडेंट की चॉइस। उसके बाद नॉन पीएम्स एमपी पीएम की बात करें सुप्रीम कोर्ट 1997 नॉन एमपी कैन बी पीएम्स फॉर 6 मंथ टू गेट इलेक्टेड आइदर होस्ट। उसका एग्जांपल की बात करें पीएम ऑफ राज्यसभा इंदिरा गांधी 1996, उसके बाद देव गौड़ा 1996, उसके बाद मनमोहन सिंह 2004। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई जो है
पीएम बनता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो उसको 6 मंथ के अंदर क्या दोबारा से इलेक्टेड मतलब होना चाहिए किसी भी हाउस का, चाहे वो राज्यसभा का या लोकसभा की बात करें। अगर एग्जांपल की बात करें जैसे पीएम थे और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स की बात हो रही है, जो मतलब कह सकते हैं इंदिरा गांधी 1996 की बात हो रही है, देव गौड़ा की बात करें 1996, और उसके बाद कैसे मनमोहन सिंह 2004। उसके बाद हम कह सकते हैं और टर्म सैलरी की बात कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये था कि फेथ होना चाहिए, अपहोल्ड सॉवरेनिटी की बात करें और डिस्चार्ज ड्यूटीज़ वगैरह की बात हो। उसके बाद डू राइट्स विदाउट फेयर ऑफ, उसके बाद और सेक्रेटरी की बात हो रही है। फिर उसके बाद टर्म जो है नो फिक्स टर्म की बात है, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डिसमिसल इफ प्रेसिडेंट पीएम के पास मेजोरिटी, अगर प्रेसिडेंट जो है उसको डिसमिस नहीं कर सकता है जब तक उसके पास मेजोरिटी है लोकसभा में। उसके बाद कर सकते हैं इफ़ लॉस कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा मस्ट रिजाइन कैन बी डिसमिसल, अगर लोकसभा में अगर लॉसी का कॉन्फिडेंस हो गया तो उसके कह सकते हैं उसको रिजाइनेशन देना पड़ेगा। तो उसके बाद सैलरी अलाउंस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 2001 की बात करें सैलरी अलाउंस जो इंक्रीज़ हुआ था 15 से 3000, उसमें ये कह सकते हैं पीएम जो है टर्म मेजोरिटीज़ पे सैलरी एमपी के बराबर सो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़। तो उसके हम बात कर सकते हैं कि पावर फंक्शंस जो प्राइम मिनिस्टर की, उसमें ये कह सकते हैं कि इन रिलेशनशिप किसके साथ होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ होता है और रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, अपॉइंट करता है दो रिकमेंडेशन, उसको अलॉट करता है। उसके बाद अब जो है मिनिस्टर को रिजाइन एडवाइस करता है, डिसमिस करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है, और उसके कोलैप्स वगैरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी बात करता है। तो उसमें ये कह सकते हैं पीएम जो है बॉस होता है मिनिस्टर का, काउंसिल डिपेंड ऑन हिम हर। अगर हम बात करें इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्रेसिडेंट चैनल्स की कम्युनिकेशन जो है बिटवीन प्रेसिडेंट्स एंड काउंसिल मिनिस्टर्स, उसमें कम्युनिकेट करता है किसके साथ, ऑल डिसीजन प्रपोजल उसके प्रोवाइड करता है, इन्फो एंड रिक्वेस्ट उसके सबमिट करता है किसके साथ, मैटर्स एंड काउंसिल्स नीड्स की बात हो रही है। इसमें ये कह सकते हैं ट्रिक्स अगर आप याद कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट का इन्फो ब्रिज और उसके बाद जो एडवाइजर का बिग अपॉइंटमेंट्स। अगर उसके बाद कर सकते हैं इन रिलेशन टू पार्लियामेंट की बात करें तो एडवाइस करता समन्स की बात हो रही है। उसके बाद रिकमेंड करता था डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और अनाउंसमेंट करता था पॉलिसी इन लोकसभा। इसके एग्जांपल की बात करें शार्ट ट्रिक्स की तो उसमें कह सकते हैं पीएम जो है पार्लियामेंट का लीडर्स एंड वाइस गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर अदर पावर्स की बात कर सकते हैं तो उसमें कह सकते हैं पीएम जो है नीति आयोग का चेयरमैन पर्सन होता है। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल की बात हो रही है, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल की बात हो रही है, और ये शेप करता था फॉरेन पॉलिसी की। चीफ स्पोक पर्सन यूनियन की बात हो रही है, उसके बाद क्राइसिस मैनेजर की बात हो रही है, उस मेमोरेंडम की बात हो रही है। इसमें कह सकते हैं पीएम जो है सीईओ है, स्पोक पर्सन है, क्राइसिस मैनेजर और प्लस लीडरशिप है। तो उसके हम बात कर सकते हैं डिफरेंस जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से मतलब इस चीज़ को बोला गया है अकॉर्डिंग पीएम के लिए। तो उनमें लॉर्ड मॉर्ले की बात करें जो है प्राइम मिनिस्टर इंटरप्राइज फर्स्ट अमोंग इक्वल की स्टोन्स ऑफ कैबिनेट। अगर हर्बर्ट की बात करें ये कहते थे कि हेड ऑफ गवर्नमेंट्स प्राइम मिनिस्टर इंटरपायर्स, उसके बाद पोजीशन टू मॉडरेशन अप्रिशिएट्स। उसके बाद सर विलियम की बात करें मोन्स अमोंग्स लेसर स्टार्स, जेनी की बात करें सन अराउंड विच आर प्लेंडर मिनिस्टर रिवॉल्व। अगर एच जे लास्की की बात करें तो उसमें ये कहते हैं पीवर्ड्स अराउंड विच गवर्नमेंट मिशनरी रिजॉल्व। उसके बाद हम कह सकते हैं एच आर ग्रीव्स की बात करें मास्टर्स ऑफ गवर्नमेंट्स। उसके बाद मॉन्ड्रो की बात करें कैप्टनशिप्स ऑफ स्टेट्स। उसके बाद रमस सेज म्यूर की बात करें स्टेयरमैन ऑफ स्टेटशिप। तो इसमें ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। पीएम सेंटर ऑफ इंडिया पॉलिटिकल यूनिवर्स की बात है कि शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं पीएम जो है रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, उसके अपॉइंटमेंट करता है लीडर ऑफ मेजोरिटीज इन लोकसभा। उसके बाद इसके पास पावर जो होती है काउंसिल, प्रेसिडेंट, प्राइम पार्लियामेंट और एक्स्ट्रा रोल्स होते हैं। उसके बाद की बात करें फेथ, ड्यूटी, इंटीग्रिटी, जस्टिस और एक्सपर्ट की बात करें पीएम सन कैप्टन की स्टोन्स। तो ये शार्ट ट्रिक्स है। अगर हम बात करें इसके रिलेशनशिप की तो हमने ऊपर पढ़ लिया है 74। अगर आर्टिकल्स की बात करें इसमें ये कहा गया था काउंसिल मिनिस्टर जो है हेड करता है पीएम को और उससे एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके में प्रेसिडेंट जो है एक्ट करता है एडवाइस बट कैन बी आस्क रिकंसिडरेशन वंस। 75 की बात करें पीएम अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को और अदर मिनिस्टर को पीएम की एडवाइस के। 78 की बात करें पीएम ड्यूटी टू प्रेसिडेंट, इसमें यह था कम्युनिकेट करता था काउंसिल मिनिस्टर, प्रपोजल करता था लेजिस्लेटिव की बात हो रही लेजिस्लेशन इसकी। और उसके बाद क्या था जो सबमिट करता था मैटर्स बाय मिनिस्ट्री इंडिविजुअल्स, उसके बाद काम कर। अगर इसकी ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्रेसिडेंट का एडवाइजर्स, इन्फो ब्रिज की बात हो रही है। तो उसके बाद कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर हु बिकेम प्रेसिडेंट, तो मैं कह सकते हैं
सिक्स जो प्राइम पीएम थे आफ्टर मतलब चीफ मिनिस्टर के बाद बने थे। उसके मनोहर देसाई की बात करें जो बॉम्बे स्टेट के थे 1977, उसके बाद फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो थे पीएम बने थे। ठीक, तो उसके बाद चरण सिंह की बात करें, ये उत्तराखंड से 1979 से कोalition लीडर्स ऑफ देसाई। उसके बाद वीपी सिंह कह सकते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 1989 की बात करें नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, उसे पीएम नरसिम्हा राव जो थे आंध्र प्रदेश के सीएम थे। और उसके बाद कह सकते हैं 1991 से 1996 जो था फर्स्ट पीएम बन रहे थे साउथ इंडिया की बात करें। उसके बाद कह सकते हैं कि एचडी देवगढ़वे की बात करें कर्नाटका की 1996 में, ये कहा था कि यूनाइटेड फंड गवर्नमेंट्स की बात है। नरेंद्र मोदी की बात करें, ये गुजरात के सीएम थे 2014 को, जो 2014 से सर्व 4 टर्म्स ऑफ सीएम 2001 से 2014, तो ये 4 टर्म जो थे वो सीएम बने थे। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए। तो फार्मर पीएम टू 6 लीडर्स, इसमें देसाई वीपी, उसके बाद कह सकते हैं राव, उसके बाद देवगौड़ा और मोदी। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं केयर टेकर्स गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, इसमें कह सकते हैं नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या सिचुएशन फंक्शन हिस्ट्री क्रिएट आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कंटिन्यूसली न्यू गवर्नमेंट्स फॉर्म आफ्टर इलेक्शन। अगर की फीचर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो रही है। उसके बाद कह सकते हैं कि आउट गोइंग मिनिस्टर्स, जिसमें कंटिन्यूसली डेज एडमिनिस्ट्रेशन ओनली की बात हो रही है। उसके बाद कह सकते हैं कैन नॉट बी मेक मेजर पॉलिसी न्यू प्रोजेक्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट और एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है इंटरेस्ट की। अगर लिमिटेड रोल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं थुरकंडा कमेटी जो थी 1974 से लेकर 1975 तक, इसमें यह था कि नो न्यू पॉलिसी, नो स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट, नो सैलरी इंक्रीज, और उसके बाद नो ऑफिशियल फंक्शन ऑफ फॉर पॉलिटिकल गेन्स। इसमें हिस्टोरिकल एग्जांपल की बात कर सकते हैं अगस्त 1979 की बात करें, जिसमें प्रेसिडेंट जो एन संजीव रेड्डी जो थे डिसॉल्व कर रहे थे लोकसभा, आउटगोइंग गवर्नमेंट इंश्योर कर रहे थे पीसफुली इलेक्शंस, जिसमें नवंबर दिसंबर 1979 की बात हो रही है। ठीक है, इसमें कह सकते हैं ओनली अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स हैंडल। उसके बाद कोर्ट ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं कोलकाता हाई कोर्ट जो थे दिसंबर 1979 में, इसमें जो था केयर टेकर रूटीन की बात हो रही थी। उसके बाद जो थे केयर टेकर नो नॉर्मल्स की बात मतलब हो रही थी कि हम स्टिक्स की याद कर सकते हैं कि जो केयर टेकर पीएम्स मैनेजर नॉट मैनेकर। तो उसके हम आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि 74 जो था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, 75 की बात करें अदर प्रोविजन, 77 की बात करें कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट्स इंडिया, 78 की बात करें पीएम ड्यूटीज़ की बात हो रही है, 88 की बात करें राइट टू मिनिस्टर की बात हो रही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। पीएम जो है वो प्रेसिडेंट की एडवाइजर, काउंसिल का हेड, पार्लियामेंट का लीडर्स। अब केयर टेकर पीएम सिर्फ रूटीन का काम, कोई न्यू पॉलिसी नहीं। सीएम जो थे, सीएम से पीएम जो बने थे वो 6 लीडर्स, याद रख लो। तो ये समरी है, आप ये देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात हमने ये कर ली है। 74 का क्या था कि जिसमें काउंसिल मिनिस्टर को हेड करता है। 75 की जो थी अपॉइंटमेंट करता था पीएम, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था पीएम को, और उसके मस्ट भी जो एमपी इंजॉय लोकसभा कॉन्फिडेंस। और उसके बाद 78 की बात करें पीएम जो लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। 85 की बात करें तो वो एडवाइस करता है समरी डिजॉल्विंग पार्लियामेंट की बात है। 74 एडवाइस, 75 अपॉइंटमेंट, 78 लिंक्स, 85 जो पार्लियामेंट। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट का था ये यूजली लीडर मेजॉरिटीज होनी चाहिए लोकसभा में। और ये थी कि प्रेसिडेंट के सामने वो थी, उसके पीएम जो प्लेज करता था अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन सर्व नेशन। उसे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, और उसके बाद मस्ट भी एमपी होना चाहिए। अगर पीएम बन भी गया तो 6 मंथ के अंदर उसको दोबारा से इलेक्शन लड़के एमपी बनना पड़ेगा। और एज इसकी है 25 जो है वो किसकी है, लोकसभा की, और उसके बाद राज्यसभा की 30। उसके बाद नो फिक्स टर्म की टेन्योर की बात करें, उसमें ये कहा गया था रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग दे इंजॉय लोकसभा कॉन्फिडेंस। उसके हम कह सकते हैं 25-30 जो थी एमपी की जो थी एलिजिबिलिटी थी, एमपी और एमपी मतलब ये कह सकते हैं दोनों की, राज्यसभा और लोकसभा की। ठीक, उसके बाद हम बात करें पावर एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन की बात करें, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें। एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है, जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असाइन करता था एडवाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद लीगल लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, ये लीडर था लोकसभा का, और ये कैन कॉल सेशंस, इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग। उसके बाद फाइनेंस पावर की का बात करें, जिसमें गाइडिंग बजट करता था, बजट मेकिंग्स और इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें वो रिप्रेजेंट करता था इंडिया बोर्ड साइन ट्रीटीज़। अगर उसके बाद इमरजेंसी पावर की बात करें तो रिकमेंड करता था प्रेसिडेंट को तो इम्पोज करे इमरजेंसी, जिसमें कह सकते हैं एक्स प्लस लेजिस्लेटर प्लस फाइनेंस प्लस फॉरेन प्लस इमरजेंसी इक्वल पीएम पावर।
उसके बाद रिमूवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें, ये साइन का वॉलंटरी था, राइट टू वाइस प्रेसिडेंट उस कैन बी रिमूव्ड इफ लॉसेस, हम ये कह सकते हैं अगर वो खुद से अगर रिज़ाइन करेगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन का अपना लेटर देगा। उसके बाद हम कह सकते हैं अगर उसको लोकसभा से पार्लियामेंट से करना अगर मतलब रिमूव होना पड़ेगा तो उसके लिए उसके पास जो है लोकसभा की जो मेजॉरिटीज़ है उसको ख़त्म करें 273 सीट से जब कम होगा तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि इसको मतलब निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक, तो उसके हम बात कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर डाई हो जाए ड्यूरिंग इफ़ पीएम डाइज रूलिंग पार्टी इलेक्ट न्यू लीडर्स, तो अगर पीएम डाई मतलब मर जाता है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं रूलिंग पार्टी जो लोकसभा की होगी वहाँ से एक न्यू लीडर्स बना सकते हैं। तो उसके बाद हम कह सकते हैं जो डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वो कौन कौन से हैं, वल्लभ भाई पटेल थे 1947 से लेकर 1950, मोनार्जी देसाई जो थे 1969 से लेकर 1969, वो चरण सिंह जो थे वो 1979, उसके बाद जगवीर राम जो थे 1979, उसके बाद हम कह सकते हैं ये चौहान की बात करें वाई चौहान जो कह सकते हैं 1979 से लेकर 1980, उसके बाद देवी लाल जो थे 1989 से 1991, उसके एल के अडवाणी जो थे 2002 से लेकर 2004। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कह सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आप इसको अच्छे से देख लेना। सबसे पहले आप कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1947 से लेके 1964 तक ये कह सकते हैं लॉन्गेस्ट टर्म्स जो कह सकते हैं सर्व था, 17 ईयर बात हो रही है जिसमें मॉडर्न कहते हैं मॉडर्न इंडियन आर्टिकल्चर। उसके बाद कह सकते हैं गुलजारी नायडू जो थे सेकंड जो थे वो 1964 से अंडरमेंट से एक्टिंग जो थे वो 13 दिन के लिए रहे थे। अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ये कह सकते हैं 1964 से लेकर 1966 इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। अगर उसके बाद हम बात करें इंदिरा गांधी की बात करें 1966 से लेकर 1977, तो इसमें कह सकते हैं फर्स्ट पीएम जो थी इमरजेंसी के टाइम 1975 से लेकर 1977, हम ये कह सकते हैं इंदिरा गांधी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद कह सकते हैं मोनार्जी देसाई की बात करें 1977 से लेकर 1979, अगर फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे जो लाइव हुए थे 99 ईयर तक। ठीक, उसके बाद चरण सिंह की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 1979 से लेकर 1980 नेवर फेस्ड लोकसभा ट्रस्ट वोट। उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें 1980 से लेकर 1984 की बात करें ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसको याद रखना। राजीव गांधी की बात करें 1984 से लेकर 1989, इसमें यंगेस्ट पीएम जो थे 40 ईयर थे और स्टार्ट किया था कंप्यूटर रेवोल्यूशंस। उसके बाद कैसे चंद्रशेखर की बात करें इसमें कह सकते 1990 से लेकर 1991 जो किया था गवर्नमेंट लास्ट ओनली 7th मंथ तक ये बने थे। अगर वीपी सिंह की बात करें तो उन्होंने क्या किया था 1989 से लेकर 1990 इम्प्लीमेंट किया था मंडल कमीशन ओबीसी, और उसके बाद हम कह सकते हैं चंद्रशेखर हमने पढ़ लिया है तो ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिंह ने 7 मंथ तक गवर्नमेंट चलाई थी। अगर उसके बाद पीएम नरसिम्हा राव की बात करें इसके टाइम पे आप क्या याद कर सकते हैं एलपीजी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें ये सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे, इसके लिए आप कह सकते हैं 1996 से डे तक। फिर उसके बाद जो थे एचडी जो थे देवेगौड़ा की बात करें 1996 से फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो आएगा गुजराल की बात करें इन्होंने क्या कहते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन जो इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में बनाई थी कब हुए थे 1997 से लेकर 1998 तक। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें ये 1998 से लेकर 2004, इसमें हम क्या चीज़ याद कर सकते हैं पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट और करगिल वार की बात। और इसके बाद मनमोहन सिंह की बात करें 2004 से लेकर 2014 फर्स्ट 6 जो थे वो मतलब फर्स्ट 6 पीएम बने थे, लेट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2014 से अभी तक बन रहे, तो अगर इसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो बॉर्न हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस और इसके इन्होंने क्या क्या काम किया, डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया की बात हो रही है। ठीक, तो ये क्या कह सकते हैं यंग जो थे वो कौन थे, राजीव गांधी, फर्स्ट फीमेल कौन थी, इंदिरा गांधी, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो राव न्यूक्लियस की बात हो रही है, और उसके बाद नसीमा राव जो थे एलपीजी की बात हो रही है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो किसके टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम, और नरेंद्र मोदी की बात करें डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं पीएम कमेटी की बात करें तो उसमें कहते हैं नीति आयोग की बात हो रही है, कैबिनेट कमेटी की बात हो रही है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, उस कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसका नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इंटर स्टेट काउंसिल्स, पीएम नेशनल रिलीफ फंड्स की बात हो रही है, और नेशनल गंगा काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कह सकते हैं कि डिफंड जो था क्या कर सकते हैं प्लानिंग कमीशन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है।
तो उसके बाद हम कह सकते हैं कौंसल मिनिस्टर की बात करें, रियल एग्जीक्यूटिव बॉडी थी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। इसमें जो था आर्टिकल 74 जो था कौंसल एड करता है एडवाइस प्रेसिडेंट। 91 अमेंडमेंट 2003 था, इसमें क्या था COM जो था 50% ऑफ लोकसभा मेंबर होना चाहिए। अगर कंपोजिशन की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो सीनियर मिनिस्टर होम कह सकते हैं होम अफेयर्स, फाइनेंस और डिफेंस की बात हो रही है। उसके बाद कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें, इंडिपेंडेंट चार्ज, जिसमें स्पेसिफिक बात हो रही है नो कैबिनेट अप्रूवर्स। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे असिस्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर की बात हो रही है। और अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट की बात करें, ये किसी PM जो रिकमेंड करते थे, और जो थी सेक्रेटरी आर्टिकल 75 की बात करें। अगर 10 ईयर की बात करें, ये कह सकते हैं होल्ड ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल ऑन डिपार्टमेंट्स। अगर रिमूवल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं रिजाइन जो था डिसमिस कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स, और उसके बाद PM एडवाइस, उसके बाद कोलैप्स करती नो कॉन्फिडेंस मोशंस। अगर उसके बाद हम बात करें कौंसल मिनिस्टर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, तो इसकी इंट्रोडक्शन आप क्या कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम है बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल्स। उसके में कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड कौंसल मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, आर्टिकल 74 से लेकर 75। तो इसकी अगर ट्रिक्स याद करते हैं, PM प्लस कौंसल मिनिस्टर रियल बॉस, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है फिगर हेड से। उसके बाद हम आर्टिकल 75 की बात हमने कर ली है, जिसमें क्या करता था कि कौंसल हेड करता है एडवाइस प्रेसिडेंट, कौंसल मिनिस्टर जो था वो क्या करता है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स। तो उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट केस की बात करें, VN राज जो था 1971 की बात हो रही है, जिसमें इवंस आफ्टर लोकसभा डिसोल्यूशन कौंसल मिनिस्टर क्या करते कंटिन्यूसली होल्ड करते ऑफिस के। उसके बाद जो शमशेर सिंह जो थे 1974 की बात करें, इसमें प्रेसिडेंट जो है सर्टिफिकेशन जो बेस्ड कर रहा था कौंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस नॉट पर्सनल डिसीजन की बात करें। तो उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 75 की बात करें, अपॉइंटमेंट कर रहा था 10 ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, PM जो अपॉइंट कर रहे थे प्राइम प्रेसिडेंट्स, और अदर मिनिस्टर अपॉइंट बाय PM एडवाइस। PM को अपॉइंट कौन कर रहा था प्रेसिडेंट्स, और अदर मिनिस्टर को कौन कर रहा था PM के एडवाइस से। उस टोटल मेंबर जो कितने होने चाहिए कौंसिल मिनिस्टर के 15% होने चाहिए लोकसभा के। कब कौन सी अमेंडमेंट में 91 अमेंडमेंट 2003। उसके हम बात कर सकते हैं मिनिस्टर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, तो उसमें डिफेक्शन की बात करें कैन नॉट बी अपॉइंटेड 91 अमेंडमेंट 2003। उसके बाद मिनिस्टर जो है होल्ड और ड्यूरिंग ऑफिस प्रेसिडेंट प्लेजर, उसके बाद कौंसिल जो कलेक्टिव कर रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, उसके बाद ये क्या कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो था एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, और ऑफिस सेक्रेटरी की बात हो रही है। और नॉन MP जो है मस्ट बी MP इन 6 मंथ, जैसे वो हर किसी के साथ है। जैसे आप बात कर सकते हैं कि राज्यसभा मिनिस्टर्स या फिर लोकसभा। और सैलरी अलाउंस जो है पार्लियामेंट के हिसाब से होगी। उसके बाद 77 की बात करें कॉन्डक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, इसमें ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन होने चाहिए नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स। उसके बाद जो है ऑर्डर होना चाहिए किसका, तो वैलिड इवेंट्स इशूड थ्रू मिनिस्टर की बात है, स्मूथ गवर्नमेंट फंक्शंस। उसके बाद 78 की बात करें ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, इसमें ड्यूटी के क्या क्या है, कौन सी कम्युनिकेट करना चाहिए कौंसिल मिनिस्टर डिसीजन प्रेसिडेंट्स, और प्रोवाइड करना चाहिए इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल। उसके बाद इफ रिक्वेस्ट सबमिट्स एनी मैटर्स टेकन मिनिस्टर बाय नॉट कंसीडर बाय कौंसिल। अगर 88 की बात करें राइट टू ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, इसमें यह था कि मतलब मिनिस्टर क्या करना चाहिए स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन बोथ एंड कमिटीज। उसके बाद दिया है बट दे कैन नॉट वोट्स इफ होस वेयर दे आर नॉट इन मेंबर्स। ये कह सकते हैं जो थे कौंसिल मिनिस्टर वो सिर्फ क्या मतलब पार्टिसिपेट कर सकते थे हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, बट वो वोट नहीं कर सकते थे अगर वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर्स ना हो। ठीक, तो उसके बाद कह सकते हैं नेचर एडवाइस ऑफ मिनिस्टर की बात करें, आर्टिकल 74 में कह सकते हैं कि एडवाइस की थी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स 42 अमेंडमेंट्स एंड 42 एंड 44 की बात हो रही है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि कोर्ट्स कैन नॉट बी इंक्वायर्स। उसके बाद नेचर्स की बात हो रही है, कॉन्फिडेंसी की बात हो रही है। उसके बाद कह सकते हैं कि इसकी ट्रिक्स आप याद करते हैं प्रेसिडेंट्स एक्ट बट कौंसिल डिसाइड। और अपॉइंट ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं PM अपॉइंट करता था, वो हमने पढ़ लिया। और उसके बाद अदर मिनिस्टर को कौन करता था, PM प्रेसिडेंट करता था, और प्राइम मिनिस्टर को अदर मिनिस्टर को रिकमेंड करता था। और ये मिनिस्टर कहाँ से थे, लोकसभा और राज्यसभा। और नॉन MP जो थे बिकम MP इन विद इन 6 मंथ। जो उसके बाद हम कह सकते हैं और सैलरीन की बात कर सकते हैं, तो उसमें ये कहते हैं फेयर एलिगेंसी होनी चाहिए, सवरेंटी वगैरह होनी चाहिए, डिस्चार्ज ड्यूटीज़ वगैरह चाहिए, और डू राइट्स विदाउट फेयर की बात हो रही है, वो सबके लिए सेम ही है।
उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री की बात करें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, जिसमें आप कह सकते हैं ऑल मिनिस्टर जो है जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल थे, किसके लोकसभा के आर्टिकल 75 का आता है। अगर उसके बाद कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होता है उसमें कह सकते हैं कौन रिजाइंस इवन राज्यसभा मेंबर्स। कैबिनेट में डिसीजन जो बाइंड्स ऑल मिनिस्टर की बात हो रही है। अगर एग्जांपल की बात करें रिजर्वेशन की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो था हिंदू कोड बिल जो था 1953 की बात हो रही है। और सी डी देशमुख की बात करें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। और आर एफ मोहम्मद की बात करें मुस्लिम वुमेन्स वो डाइवोर्स एक्ट 1986 की बात, इसमें कैबिनेट स्वीम्स और सिंक टुगेदर। उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, इसमें कह सकते हैं मिनिस्टर जो है होल्ड करता है प्रेसिडेंट प्लेजर को। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट एक्ट करता था पीएम एडवाइस को, पीएम जो थे वो क्या करते हैं आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन, रिकमेंडेशन, डिसमिसल टू मेंटेन कर रहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा था किसकी, पॉसिबल्स ओनली द ऑफिस ऑफ पीएम। अगर लीगल की बात करें तो इसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या अनलाइक ब्रिटेन नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कोर्ट के नॉट बी क्वेश्चंस एडवाइस गिवन प्रेसिडेंट्स, एग्जीक्यूटिव पावर जो थी नॉट मेंबर्स। अगर इसकी आप टिप्स याद कर सकते, कलेक्टिव प्लस इंडिविजुअल्स नो लीगल्स लिबर्टीज इंडिया सिक्योरिटी। अगर बात करें कंपोजिशन की बात करें तो उसमें यह कंपोजिशन ऑफ कौंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, सबसे पहले आपके कंपोजिशन क्या कर सकते हैं कौंसिल ऑफ मिनिस्टर या 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले जिसकी बात करें कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा। उसमें मेंबर्स ऑफ कैबिनेट की बात करें अटेंड करते थे कैबिनेट मीटिंग्स, पॉलिसी डिसीजन की बात करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। अब उसके बाद तो वो कह देते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात हो रही, जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, जो एक्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का और अटैच होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। और उसके बाद हम कह सकते हैं हैंडल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स वर्क नॉट कैबिनेट मिनिस्टर, अटेंड कैबिनेट मीटिंग ओनली इफ इन्वाइटेड। उसके बाद करते हैं व्हाट किसके अंडर का गाइडेंस एंड सुपरविजन की बात। और डिप्टी मिनिस्टर की बात करें जिसमें कह सकते हैं असिस्ट करते थे मिनिस्टर्स की जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को और उसके एमओएस को करते थे। और ये नो इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्टर, नो कैबिनेट नॉट कैबिनेट मिनिस्टर, नॉट अटेंड्स कैबिनेट मीटिंग्स। उसके बाद कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री वर्क की बात एक्स्ट्रा की बात करें दे आर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। और ये अपॉइंट कौन करता था, प्राइम मिनिस्टर करता था नॉट बाय प्रेसिडेंट्स। उसके बाद नॉट पार्ट ऑफ काउंसिल, नॉट पार्ट ऑफ चार्ज। अगर आप इसकी ट्रिक्स याद कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं कि कैबिनेट जो है बॉस है, एमओएस जो है असिस्टेंट पावर्स है और डिप्टी जो है हेल्पर सेक्रेटरीज है। ठीक, वो एक कौन करता है स्पेशल असिस्टेंट कौन करता है, पीएम करता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट की बात करें तो जो था वाइडर इंक्लूड है, इसमें कैबिनेट से एमओ से डिप्यूटी की बात हुई, इसमें जो था स्मॉलर बॉडी ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि डज नॉट रेगुलरली नो कलेक्टिव फंक्शन, इसमें कह सकते हैं मीट फ्रिक्वेंटली वंस अ वीक्स डिसीजंस। उसमें कह सकते हैं पावर जो थी थ्योरेटिकली थी, इसमें जो प्रैक्टिकली एक्सरसाइज की बात हो रही है। इंप्लीमेंट जो होता है डिसीजन कैबिनेट, इसमें फॉर्मुलेटी पॉलिसीज, इसमें आर्टिकल 74 75 की बात हो रही है। इसमें आर्टिकल जो है 352 90 78 डिफाइन करता है कैबिनेट बेस्ड ऑन ब्रिटिश कन्वेंशन। उसका इंश्योर करता था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा और इसमें ये इन्फोर्स करता था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग। तो इसकी अब ट्रिक्स याद करें कौन सा जो था बिग टीम थे और कैबिनेट जो था डिसीजन मेकर। अगर रोल की बात करें तो इसमें यह था क्या करता था कैबिनेट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें जिसमें चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिव बॉडी की, सुप्रीम करता था एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। उसके बाद कोऑर्डिनेट सेंट्रल एडवाइजरी, उसके बाद एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को क्राइसिस मैनेजर, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर और कंट्रोल करता था हायर अपॉइंटमेंट्स। उसके बाद हम एक्सपर्ट व्यूज की बात करें तो अमर म्यूर ने कहा था कैबिनेट जो है स्टीयरिंग व्हील ऑफ स्टेट। और लोअर की बात करें कैबिनेट जो है की स्टोन्स ऑफ पॉलिटिकल अर्थ। उसके बाद सर जॉन मर्टर की बात करें कैबिनेट जो है वो क्या है पायरवेट्स ऑफ पॉलिटिकल मिशनरी। उसके बाद करें ग्लेड स्टोन की बात करें कैबिनेट जो है सोलर अर्ब्स वेंस विच अदर सिलेबस। उसके बाद बिग हॉट की बात करें कैबिनेट जो है हाइपन बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर्स। उसके बाद ट्रिक्स की बात अब याद करें जिसमें कह सकते हैं ब्रेन ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल बॉडी। तो उसके बाद हम कह सकते हैं किचन कैबिनेट की बात करें, इनर कैबिनेट्स भी इसको कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं स्मॉलर इनफॉर्मल बॉडीज़ की बात हो रही है, इसमें जो पीएम प्लस कह सकते हैं फ्यू ट्रस्ट मिनिस्टर की बात हो रही है, क्विक डिसीजन लेना और मेंटेन करना सेंसिटिव मैटर्स। उसके बाद मोर एफिशिएंट लार्जर कैबिनेट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें यह कह सकते हैं इंदिरा गांधी की एरा के टाइम किचन कैबिनेट इज वेरी पावरफुल। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो ये कह सकते हैं रिड्यूस कर रहा था कैबिनेट अथॉरिटीज़ और उसके बाद हाईएस्ट डिसीजन की बात कर रहा था और उसके बाद अलो कर रहा था कंसीडर की।
तो उसके बाद हम आर्टिकल्स की बात करें 74 जो है कौंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो एड्स कर रहा है, 75 जो है अदर प्रोविजनल रिकॉर्ड्स मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, 7 की बात करें कंडक्ट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, 78 की बात करें ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 88 की बात करें राइट ऑफ मिनिस्टर रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिया की बात करें 1947 जो फर्स्ट जो था कौंसिल ऑफ मिनिस्टर फाउंड बाय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, इसमें कह सकते हैं इंडिया ने पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर किया था, जिसमें कह सकते कैबिनेट मिनिस्टर MOS डिप्टी मिनिस्टर इंक्लूड है। इसमें सैलरी अलाउंस की बात करें एक्ट्स इनकेट्स है, इसमें मिनिस्ट्री के सैलरी अलाउंस और उसके बाद की बात हुई थी। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्पल थी जिसमें कहा गया मिनिस्टर डिसएग्री और डिफेंड ना करे, इसमें क्या से BR अम्बेडकर ने डिजाइन ड्यू टू हिंदू कोड्स बिल डिफरेंस। उसके बाद हम कह सकते हैं 1971 की बात करें VNR राव जो थे केस का सुप्रीम कोर्ट प्लस आर्टिकल्स कौंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट बिना मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ नहीं कर सकते एड एडवाइस। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1974 में कह सकते हैं शमशेर सिंह के जो था सर्टिफिकेशन था, उसमें ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो था कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है। अगर 76 की बात करें 42 अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स प्रेसिडेंट जो बॉन्ड कर रहा था एड्स एडवाइस मिनिस्टर के। अगर 78 की बात करें 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहा था, जिसमें प्रेसिडेंट कैन मेक रिकॉन्सिडरेशन ऑफ एडवाइस कैबिनेट डिफाइंस आर्टिकल 352, इसमें एडवाइस किया था रिकॉन्सिडर कर सकते हैं कैबिनेट का रोल फॉर्मली रिकॉग्नाइज। अगर हम बात करें 1986 की बात करें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट की बात, जिसमें एग्जाम्पल कर सकते हैं मिनिस्टर जो थे आरिफ मोहम्मद जो थे रिजाइनेशन ड्यू टू अपोजिशन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें डिसएग्री कर रहे थे, डिफेंड नहीं कर रहे रिजाइन। उसके बाद हम बात करें 1990 की बात करें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो और चैलेंज किया था चैलेंज, उसमें देवी लाल जो थी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड वैलिडिटी। उसके बाद 2001 की बात करें सैलरी अलाउंस की बात हुई थी, PM जो 3000, कैबिनेट जो थे 2000, MOS जो थी 1000, डिप्टी मिनिस्टर 600। उसके हम बात करें 2003 की बात करें 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें मैक्सिमम 15% लोकसभा जो थे वो एंटी डिफेंशियल प्रोविजन की बात की थी। अगर 2004 की बात करें UPA जो फर्स्ट जो थी गवर्नमेंट जो फॉर्म की थी अंडर मनमोहन सिंह कोलिशन पार्टी लार्ज बनी। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं 2008 की बात करें कैबिनेट जो था रिशफल हुआ था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसमें हम कह सकते हैं PM नेहरू की जो ट्रेडिशनल कंट्री कोलिशन बैलेंस था उसको कैबिनेट को एक्सपेंड किया था। अगर हम बात करें 2014 की बात करें PM मोदी जो थे बिकेम प्राइम मिनिस्टर बने थे, स्मॉल एंड एफिशिएंट कैबिनेट, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पॉलिसी। उसके बाद 2014 में मेजर रिशफल हुआ था मेजर मिनिस्टर्स में एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें 2019 में क्या है रिमूव किया ड्यू टू परफॉर्मेंस की बात करें 2019 की बात करें 19 अमेंडमेंट 2003 की बात करें कैबिनेट साइज लिमिटेड जो थी 15% ऑफ लोकसभा, नो चेंज इन बट इंश्योर एफिशिएंसी। 2020 की बात करें जो कोविड क्राइसिस हुआ था कैबिनेट टेक इमरजेंसी PM लीड किचन कैबिनेट स्टाइल्स, इसमें स्मॉल इनर सर्कल की बात हुई थी। उसके बाद 2021 की बात कर रहे हैं जो था कैबिनेट जो रिशफल हुआ था, फिर रीजनल बैलेंस अप्रोच की बात हुई थी। उसके बाद 2023 की बात करें डिस्कशन हुआ था ऑन इंक्लूडिंग मोथ यूथ एंड वुमेन मिनिस्टर की बात हुई थी। और 2024 की बात करें कंटिन्यू फोकस हुआ था डिजिटल गवर्नेंस एनर्जी एंड डिफेंस रिमूव्स मिनिस्टर 2024 एंड 25। तो ये की पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। अगर उसके बाद कैबिनेट कमेटीज इन इंडिया की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं कैबिनेट कमेटी डज नॉट ऑलवेज मेक डिसीजन एज होल्ड टू मैनेज वर्क होल्ड एफिशिएंसी इट वर्क कैबिनेट कमेटीज, इसमें कह सकते हैं फ्यूचर कैबिनेट कमेटी का बता सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट रूल्स के बिजनेस अलाउ करती है। टाइप्स की बात है 2 टाइप की, एक स्टैंडिंग कमेटी थी एक एडहॉक कमेटी। कमेटी स्टैंडिंग कमेटी तो परमानेंट ऑलवेज फंक्शन और एडहॉक जो थी वो टेम्परेरी फॉर्म स्पेसिफिक जो स्पेशल टास्क एंड डिसबैंड का आफ्टर कंपटीशन की बात हो रही है। उसके बाद ये सेटअप कौन का था प्राइम मिनिस्टर करते थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते थे नंबर टाइप्स एंड मेंबर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर मेंबरशिप की बात करें यूजली कैबिनेट मिनिस्टर थे, कभी कभी जो था नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी इनवाइट हो सकते थे स्पेशल मेंबर। एग्जाम्पल की बात करें इमरजेंसी जो थी इमरजेंसी कमेटी 1962 में चाइनीज इन्वेशन के टाइम पे बनाई गई थी। उसकी कंपोजिशन की बात करें मिनिस्टर ने इंचार्ज रेलिवेंट सब्जेक्ट की बात हो रही, चेयरमैन की बात करें मोस्टली जो PM, लेकिन कभी कभी सीनियर्स कैबिनेट मिनिस्टर भी लीड कर सकते हैं अगर PM
PM मेंबर्स हो, शी विल प्रेसाइड, उसका डिसीजन मेकिंग होता है। और पर्पज़ की बात करें, अगर लिस्ट की बात करें करंटली जो है 8 है, तो उसके आप नाम याद कर सकते हैं। कैबिनेट कमेटीज ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटीज ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स कमेटीज ऑन कैबिनेट्स, कैबिनेट कमेटीज ऑन पार्लियामेंट्स अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, कैबिनेट कमेटीज ऑन एकोमोडेशंस, उसके बाद आप कह सकते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटीज ऑन एम्प्लॉयमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, CCEST। तो इसके लिए नोट्स आप याद कर सकते हैं कि जो ऑल कैबिनेट कमेटी जो है पॉलिटिकल अफेयर इज मोस्ट पावरफुल आफ्टर सुप्रीम कमेटी, सुपर कैबिनेट। तो उसके बाद हम फंक्शन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स ये करता है, डील करता था डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी मैटर। इसमें कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो था वो किसके ऊपर करता था, गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स अफेयर्स को। और अपॉइंटमेंट कमेटी की बात करें डिसाइड कर रहा था अपॉइंटमेंट सेंटर सेक्रेटरी PSU बैंक्स। उसके पार्लियामेंट्री अफेयर की बात करें, ये मैनेज करता है बिजनेस इन पार्लियामेंट। सिक्योरिटीज़ की बात करें, ला इसके आप नाम से भी आपको याद रह सकता है, सिक्योरिटीज़ लॉ के बारे में बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, अलॉटमेंट करता है गवर्नमेंट को, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट्स की बात करें, पॉलिसी को क्या करा एक्सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स की भी बात हो रही है। उसके बाद हम ग्रुप्स की बात करें तो इसमें यह कह सकते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM की बात करें, ये एडहॉक कमेटी थी, ये फॉर्म हुई थी। स्टडीज इशू रिकमेंडेशन, डिसीजन पावर की बात करें, सम GOM जो थे वो क्या कर रहे थे, डिसीजन की बात रही बिहार ऑफ कैबिनेट। मेंबरशिप की बात करें, मिनिस्टर जो थे रिकमेंड कर रहे थे मिनिस्टर, और डिसेबल्ड की बात हो रही थी। तो इसकी आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन की बात करें, रिकमेंडेशन पर सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हुए थे 2005 से लेकर 2009। अगर इसकी बात करें टू मेनी जो थे GOM की बात रही, जो सम जो थे वो कुड नॉट मीट रेगुलर डिले इन डिसीजन। रिकमेंडेशन की बात करें, सिलेक्टिव यूज़ ऑफ GOM की बात करें, टाइम लिमिट्स की बात हो रही है। और GM जो थे शुड डिसाइड रिकमेंडेशन की बात हो रही थी। उसके एग्जांपल की बात करें, GOM जो थे डिफेंस प्रोसीजर फाइनलाइज रिकमेंडेशन जो कैबिनेट देन डिसेंबर की बात। अगर इसके कभी रिमेंबर की बात करें तो उसमें यह कह सकते हैं कैबिनेट कमेटी जो थी मिनी कमेटी थी, जो रिड्यूस कर रही थी वर्कलोड को और फास्ट डिसीजन करती थी। और मोस्ट पावर जो थी पॉलिटिकल अफेयर थी, जो सुपर कैबिनेट की बात है। टाइप्स की बात करें, दो टाइप थी, एक परमानेंट एक टेम्परेरी थी। अगर GOM की बात करें टेम्परेरी ग्रुप्स था। इसमें आप ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट खत्म हो गया, तो आप ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अपॉइंटमेंट मतलब प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंटमेंट होते थे, उसके बाद टेन्योर क्या था, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कैसे उसको रिमूव किया जाता था। ये आप क्वेश्चन जो है अपने टाइम पे इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसको आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें कह सकते हैं इंटीग्रल जुडिशली सिस्टम्स, एक ही कोर्ट सिस्टम इसमें कह सकते हैं। अनलाइक USA, इंडिया हैज़ वन ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशली सिस्टम, इसमें कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट की बात करें। अगर USA की बात करें इसमें ड्यूल सिस्टम, फेडरल लॉ फेडरल कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें स्टेट लॉ स्टेट कोर्ट की बात करें। इंडिया जो है बोथ सेंट्रल स्टेट की बात कर रहे हैं। इन्फोर्स की बात, एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक केस में सेंट्रल लॉ प्लस स्टेट लॉ दोनों इन्वॉल्व हो तो सेम कोर्ट दिखेगा, कोई अलग कोर्ट नहीं। तो इंडिया जो है वन कोर्ट, USA टू कोर्ट। तो आप इसमें ये कह सकते हैं इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ एक ही कोर्ट है, लेकिन USA में जो था वो डिफरेंस था। ठीक, USA में दो थे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये कब बना था, 28 जनवरी 1950 में, और रिप्लेस किया था किसको, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1935 को। और ये रिप्लेस किससे किया था, ब्रिटिश प्रिविलेज काउंसिल कब किया था, हाईएस्ट एप्लीशिएट कोर्ट की बात करें। इसके आर्टिकल कौन से है, 124 से लेकर 147 की बात करें। ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे पावर इंडिपेंडेंस जुडिशली डिफाइन की बात करते हैं। ठीक है। अगर कंपोजिशन की बात करें, करंटली जो है 34 जज हैं, 1 CGI है, और 33 जो है क्या है जज है। तो इसमें कह सकते हैं 1 CGI और 33 जज। ओरिजिनली की बात करें 8 जज थे, जिसमें 7 जो थे वो क्या कह सकते हैं जज थे, और प्लस 1 CGI था। अगर ग्रोथ की बात करें 1956 में 10 थे, 1960 में 13 थे, और उसके बाद 1977 की बात करें 17, 1986 25, 2008 13, और उसके बाद 30, और उसके बाद 2019 में 33। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता था। CGI जो था वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट काउंसिल हाई कोर्ट जज होना चाहिए। उसके बाद अदर जज की बात करें, प्रेसिडेंट जो करता है CGI प्लस सीनियर जो है SC प्लस HC जज थे। उसके बाद कॉन्सुलेट कर रहे हैं विद CGI मैंडेटरी की बात करें फॉर ऑल जज एक्सपर्ट CGI की बात। अगर कंट्रोवर्सी की बात करें, फर्स्ट जो केस हुआ था, फर्स्ट जज केस जो है 1981 की बात, कंसल्टेशन एक्सचेंज व्यूज़ की बात। सेकंड जज केस की बात करें 1993 की बात करें, जिसमें कंसल्टेशन कॉन्सर्न CGI एडवाइस बाइंडिंग। और थर्ड
जज केस की बात करें तो उसमें ये कहते हैं CGI 4 सीनियर जज आर सोलो ओपिनियंस नॉट इनफ। उसके बाद NGAC जो 2014-15 जो ऐसी स्टकडाउन्स NGAC कॉलिंग सिस्टम रिस्टोर्स में ये कह सकते हैं कि CGI के 4 सीनियर जज प्लस कंसल्टेशन फाउंडेशन प्लस उसके साथ पर्सनल ओपिनियन काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट की बात करें CGI की तो उसमें कह सकते हैं सिलेक्शन 1950 से लेकर 1973 के सीनियर मोस्ट जज जो CGI एस्टेब्लिश कन्वेंशन थे, लेकिन जो उसके बाद जो है 1973 में जो थे EN राइट जो सस्पेंस हुए 3 सीनियर जज 1977 से MU जो थे सुपरसीडेड जो थे सीनियर मोस्ट जज। 1993 में जो था जज केस सीनियर मोस्ट जज मस्ट बी अपॉइंटेड एज CGI। उसके बाद हम कह सकते हैं CGI का था मोस्टली सीनियर मोस्ट जज जो थे वो बनते थे। इसकी आप शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो था वो कब हुआ था। इंडिया में एक है, USA में जो है 2 हैं। अगर जो थे SC की स्टार्ट करें तो सुप्रीम कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में। अगर स्ट्रेंथ की बात करें आज के टाइम 33 है। तो उसके बाद हम बात करें क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, और उसके बाद 5 ईयर तक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 ईयर तक। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि डिस्क्योर जस्टिस होना चाहिए प्रेसिडेंट ओपिनियंस। अगर आसान लफ्ज़ में कहें तो उसमें 10 साल का जो है सीनियर लॉयर होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी बन सकता है, ठीक है, सुप्रीम जज भी बन सकता है। उसमें सिटीजनशिप 5 ईयर जज प्लस 10 ईयर लॉयर्स होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद ओर्थ की बात करें तो उसमें ये जज काम शुरू करने से पहले प्रेसिडेंट के सामने ओर्थ लेता है। ओर्थ में प्रॉमिस करता है कि फेथ और कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स ऑन सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात करें, परफॉर्म ड्यूटीज़ की, और अपहोल्ड लॉ की बात करें। अगर सैलरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिक्रीज आफ्टर अपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, इसमें जो थी CGI की जो थी सैलरी थी वो 2.80 लाख थी पर मंथ थी। उसके बाद अदर जज की 2.50 लाख। अगर पिर की बात करें तो इसमें यह था कि उनका क्या क्या चीज़ मिलती, फ्री हाउस मिलता था, उसके बाद कार्स, मेडिकल, टेलीफोन्स, उसके बाद अलाउंस वगैरह, उससे पेंशन जो थी 50% मिलती थी। अगर हिस्टोरिकल सैलरी ट्रेंड्स की बात करें तो उसमें क्या था 1950 में 44,000 जज की थी, 1986 में 10,000 थी, उसके बाद हम कह सकते हैं 1988 के बाद 33,000, उसका 2009 की बात करें 1 लाख 5,000 से, मतलब ये आप ये चीज़ याद कर सकते हैं, ठीक है। 4,000 से 5,000, 9,000 से 10,000 की, 30,000 से 33, उसके बाद 90,000 से 1 लाख की थी। अगर 10 ईयर की बात करें नो फिक्स 10 ईयर था, इसमें जो 65 जो थी एज होनी चाहिए, और रिज़ाइन को कभी भी हो सकता है राइट टू प्रेसिडेंट के पास जैसे सबका है, फिर उसके बाद रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रिकमेंडेशन से उसको रिमूव किया जा सकता था। अगर रिमूवल जज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं किस वजह से होना चाहिए, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी की बात करें, प्रोसीजर जज इंक्वायरी की बात करें, 1968 की बात करें, मोशंस 100 लोकसभा जो 50 राज्यसभा मेंबर्स प्लस स्पीकर चेयरमैन एडमिट और रिजेक्ट मोशंस, इसमें करें 3 मेंबर कमेटी की बात रही, चीफ जस्टिस SC जज, उसके बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की बात, कमेटी रिपोर्ट्स प्लस होल डिबेट्स, स्पेशल मेजोरिटीज अप्रूवल्स, प्रेसिडेंट रिमूव जज। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें जो है VR रामास्वामी जो थे, रामास्वामी 1991 से 1993 गिल्ट बाय इम्पीचमेंट फेल, कांग्रेस अब्सटेन। इसके बाद कहते हैं ट्रिक्स रिमूवर रेयर की बात हो जाती है, ठीक है, 3 जगहों से ये चीज़ होगी तो फिर उसके बाद उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इसकी बात ये आप ये कह सकते हैं क्विक रिवीजन की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, सिटीजन प्लस 5 ईयर्स, SC को जज की बात हो रही है, उसके बाद 10 ईयर जो है हाई कोर्ट्स का होना चाहिए, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिंग अडहर रिटायर्ड जज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि एक्टिंग जो जज चीफ जस्टिस थे वो ACI की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज एक्टिंग चीफ जस्टिस। इसमें कह सकते हैं ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI जो थे वैकेंट था, इसमें CGI जो टेम्परेरी एब्सेंट था, इसमें CGI जो था अनेबल परफॉर्म ड्यूटीज़। प्रेसिडेंट जो था वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट का जज को एक्टिंग CGI बना सकता था अगर CGI की सीट खाली हो या टेम्परेरी एब्सेंट हो, ये काम नहीं कर पा रहा था। ट्रिक्स एग्जांपल इसमें ये कह सकते हैं VACABL, इसमें कह सकते हैं वैकेंट एब्सेंट अनेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस। उसमें देसी एग्जांपल की बात करें जैसे स्कूल में प्रिंसिपल छुट्टी पर हो तो सीनियर टीचर का प्रिंसिपल का
ओहदा संभाल सकता है। अगर सेकंड की बात करें, एड हॉक जज की बात करें, ये परमानेंट जो था इनसफिशिएंट से सीजीआई जो था अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट जज की बात हो रही है, और एड हॉक सुप्रीम कोर्ट जो है टेम्परेरी रिक्वायर्स की बात करें। कंसल्टेशन जो है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की बात करें, प्रेसिडेंट से पर ईयर कॉन्स्टेंट की बात हो रही है। तो उसमें कह सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट जज का काम नहीं कर पा रहा है तो उस हाई कोर्ट का जज क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, और जो पहले प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट सीजीआई परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, रिटायर जज की बात बता रहा है कि सीजीआई रिक्वायर्स मतलब रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की बात है और हाई कोर्ट की है कि नीड प्रेसिडेंट जज कॉन्स्टेंट, इसमें इंजॉय था कि ऑल पावर्स बट नॉट परमानेंट की बात हो रही है। इसमें ये कह सकते कि जैसे रिटायर्ड टीचर को टेम्परेरी क्लास हैंडल करनी पड़ बुलाया जा सकता है, वैसे वो क्या परमानेंट टीचर नहीं हो सकता। उसी के बाद हम बात करते हैं सीट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स की बात कर सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की मेन सीट दिल्ली है, पर सीजीआई प्रेसिडेंट चाहे दूसरी जगह भी सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। एससी जो है दिल्ली जो है परमानेंट सीट है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें ये कहते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट क्या है रूल बना सकता है, प्रेसिडेंट अप्रूवल्स आर्टिकल 143 कह सकता है कि प्रेसिडेंट रेफरेंस बेंच ऑफ लिस्ट 5 जज। उसके बाद कह सकते हैं अदर केसेस की बात करें, सिंगल जज जो है डिवीजन बेंच की बात हो रही है, और जजमेंट की बात करें ओपन कोर्ट मेजॉरिटीज वोट्स डिसेंट अलॉट्स की एग्जांपल की बात करें, जैसे स्कूल कमेटी का डिसीजन मेन टीचर मेजॉरिटीज से डिसाइड करे, डिसेंटी टीचर को अपना नोट लिख सकता है। अगर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें क्या है वाई इंपॉर्टेंस, उसमें कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट्स की बात है जिसमें गार्डियंस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर की बात करें, मस्ट बी फ्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव प्रेशर की बात हो रही है। तो उसमें ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस अलो नहीं है। तो प्रोविजन की बात करें अपॉइंटमेंट मॉडल्स, उसके बाद सिक्योरिटी टेन्योर की बात हो रही है, उसके बाद फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसिव कंडक्ट, बैन आफ्टर रिटायरमेंट, कंटेम्प्ट पावर्स, स्टाफ अपॉइंटमेंट, उस जस्टिफिकेशन कैन बी। इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे प्रिंसिपल को स्कूल चलाने के लिए फुल अथॉरिटी, जैसे किसी टीचर या पेरेंट्स का इंटरफेरेंस नहीं है, वैसे ही जो है जज को भी होना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं जस्टिफिकेशन जो पावर जो सुप्रीम कोर्ट की थी उसमें ये कह सकते हैं फेडरल कोर्ट प्लस फाइनल कोर्ट की बात हो रही है, गार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन। क्लासिफिकेशन की बात करें इसमें कह सकते हैं ओरिजिनली जो था जस्टिफिकेशन जिसमें सेंटर स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट, उसके बाद रिट्स की बात करें जो प्रोटेक्ट करता था फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद हाई कोर्ट अपील्स, उसके बाद एडवाइजरी की बात करें, प्रेसिडेंट इंक्वायरी जो था आर्टिकल 143 की बात करें, उसके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें, जजमेंट कंटेम्प्ट पावर्स, उसके बाद जुडिशरी रिव्यू की बात करें जो चेक कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ आर्डर्स, उसके बाद रिव्यू की बात करें जस्टिफिकेशन रिकॉन्सिडरेशन ऑन जजमेंट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन फाइनल इंटरमेंट्स, उसके बाद अदर की बात करें इलेक्शन डिस्प्यूट जिसमें यूपीएससी एसपीएससी स्टेट ट्रांसफर जो कर रहा था केसेस बाइंडिंग लॉ। अगर उसके बाद हम बात करें ओरिजिनल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सेंटर वर्सेस स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट, एक्सक्लूसिव बात कर रहा था किसकी फर्स्ट इंटरफेरेंस की, उसके बाद प्राइवेट सिटीजन की बात अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे लैंडलॉर्ड जो है 10 ईयर डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट जो है टॉप अथॉरिटी था स्टेट डिस्प्यूट। अगर रिट्स की बात करें तो उसमें ये इन्फोर्स कर रहा था फंडामेंटल राइट, जिसमें हर्बस कॉर्पस की बात हो रही है, मैंडेम्स की प्रोहिबिटेशन क्यों की बात हो रही है, उसमें ये था कि सिटीजन जो है डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट सीट को क्या नॉट फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, जैसे नमोनिक्स मैंने बनाए तो इसको आप याद कर सकते हैं HMP क्या उसी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर की बात करता है, सिविल मैटर जो था हाई कोर्ट सर्टिफिकेट जिसमें 2000 रिमूवर्स जो था 1972 की, वो क्रिमिनल डेथ 10 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट, उसके बाद स्पेशल लीव्स की बात करें इसमें सुप्रीम कोर्ट कैन अपील्स इन मैटर्स ऑफ डिस्टेंस। ट्रिक्स की बात करें, थिंक सुप्रीम कोर्ट फाइनल बोस इन वीडियो गेम्स, एनी वन कैन चैलेंज बट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड केयरफुली। तो उसमें एडवाइजरी की बात करें आर्टिकल 143, उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, उसके बाद जुडिशरी रिव्यू एंड रिव्यू जस्टिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। ठीक है, वैसे डेसी ट्रिक्स की अब याद करें, ऐसी डॉक्ट्रेंस इसमें कह सकते हैं स्पोरियन नमोनिक्स, और अदर पावर्स की बात आप कर सकते हैं तो उसमें एक ऐसे प्रेसिडेंट वीपी इलेक्शन की बात है जिसमें डिस्प्यूट ओरिजिन एक्सक्लूसिव फाइनल्स, जिसमें यूपीएससी एसपीएससी जो कॉन्टैक्ट कर रहा था इंक्वायरी बाइंडिंग एडवाइस उसे ट्रांसफर कर रहा था, केसेस बिटवीन हाई कोर्ट्स की बात हो रही थी। इसमें एग्जांपल आप याद कर सकते हैं जैसे टॉप प्रिंसिपल कैन ट्रांसफर टीचर्स, सेटल डिस्प्यूट्स एंड मेक्स रूल्स बाइंडिंग्स फॉर ऑल स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स।
तो उसके बाद हम इसकी अगर क्या सकते हैं ओरिजिनल जस्टिफिकेशन की बात करें, ओनली फेडरल डिस्प्यूट की बात करें, सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस सेंटर। उसके बाद अगर अमेरिका की बात करें तो कौन से थे, फेडरल प्लस स्पेशल केसेस जिसमें एम्बेसडर मैरिटाइम एक्स्ट्रा। अगर ट्रिक्स की बात करें इंडिया जो फेडरल ओनली, यूएसए जो था एक्स्ट्रा स्पेशल केसेस, जैसे इंडिया में सिर्फ स्टेट वर्सेस स्टेट का केस, यूएसए में एम्बेसडर का भी केस। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, कवर कॉन्स्टिट्यूशन सिविल क्रिमिनल केस फ्रॉम हाई कोर्ट, इसमें क्या थे, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट। इसमें कह सकते हैं इंडिया सब कुछ अपील्स, यूएसए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की अपील। अगर स्पेशल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वेरी वाइड जो था उसके ऊपर अगेंस्ट कर रहा था, कंट्रोल ट्रिब्यूनल एक्सपर्ट्स मिलिट्री, इसमें नो सच प्लेनरी एग्जाम्पल। आप कह सकते हैं अगर कोई हाई कोर्ट का केस अनयूजल लार्ज, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता था, यूएसए में नहीं। तो उसके बाद आपका एडवाइजरी की बात करते हैं कि यस प्रेसिडेंट जो है आप कह सकते हैं सीक ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143। अगर सुप्रीम अमेरिका की बात करें, नो एडवाइजरी पावर, इसमें ट्रिक्स आप याद कर सकते, इंडिया एससी मास्टर जी की तरह प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, यूएसए एससी सिर्फ जज से। तो इसमें आप ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं। जो स्कोप इसका लिमिटेड था और इसका जो था वाइड था, इसमें यूएसए जो सुप्रीम कोर्ट सुपर पावर मोड्स हो और इंडिया का जो थोड़ा रिस्पेक्टिव मोड्स। अगर प्रोटेक्शन राइट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिया डिफेंड कर रहा था अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ, और अमेरिका की बात करें राइट डिफेंस अकॉर्डिंग टू ड्यू टू पॉलिसी लॉ। अगर एग्जाम्पल की बात करें इंडिया में लॉ का प्रोसीजर फॉलो, यूएसए में सिटीजनशिप का ट्रायल्स मस्ट। उसके बाद एक्सपेंसिव पावर की बात करें उसमें ये कह सकते हैं पावर जो था इन लार्ज पावर्स जस्टिफिकेशंस, और अमेरिका की बात करें पावर लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिक्स जो था पार्लियामेंट की परमिशन, और यूएसए में जो था फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कंट्रोल की बात करें तो उसमें यह था कि जुडिशली जो था सबऑर्डिनेट्स जो था कंट्रोल करता था और स्टेट हाइज। अगर अमेरिका की बात करें तो उसमें कह सकते हैं नो कंट्रोल ड्यू टू ड्यूअल जस्टिफिकेशन। एग्जांपल की बात करें इंडिया जो बिग बॉस और हाई कोर्ट्स, यूएसए जो इंडिपेंडेंट बॉस था इन ईच स्टेट्स। उसके बाद हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इंडिया की बात करें उसमें कह सकते हैं एक्ट जो आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मैक्सिमम जो थे वो कितने थे, 7 थे, और अगर जो थे मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव सीजीआई 7, उसके मैक्सिमम इंक्लूडिंग सीजीआई 8। उसके बाद 1956 की बात करें, नंबर ऑफ जज की बात करें 10 थे, उसके बाद इसको 11 कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात करें इंक्लूडिंग जज के साथ मतलब 11 कर दिया था। अगर उसके बाद हम बात करें 1960 की बात करें, जो थे मैक्सिमम कितने थे, 13 थे, और उसके बाद इन जज को करके 14 कर दिए थे। अगर उसके बाद हम करें 1977 की बात करें, 18 जज हो गए मतलब हो गए थे सीजीआई। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि 1986 की बात करें, जो मैक्सिमम जज थे वो कितने 25 थे, और मैक्सिमम जज इंक्लूडिंग सीजीआई जो थे 26। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो 2008 की बात करें 30 जज थे और सीजीआई मिला के 31 से। और उसके बाद हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो नंबर ऑफ जज थे 2019 में 33 थे और सीजीआई को मिला के 34। तो ये देसी ट्रिक्स आप इसको याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 24 ऐसी स्टैंड्स पार करता है जिसमें सीजीआई जो था जज इनिशिएटिव, उसके बाद ओवर टाइम्स लेवल्स अप जैसे गैप्स में पार्लियामेंट मैक्सिमम जज। उसके बाद हम कह सकते हैं आर्टिकल 124 एस्टैब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ट्रिक्स एससी का फाउंडर आर्टिकल, जैसे स्कूल का एडमिशन का रूल्स। 124 ए की बात करें नेशनल जुडिशली अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें थिंक की सिलेक्शन बोर्ड का आर्टिकल्स। उसके बाद 124 बी की बात करें फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, जिसमें यह था कि जज इंटरव्यू एवोल्यूशन का रोल्स। उसके बाद हम कह सकते हैं 124 सी की बात करें पावर्स ऑफ पार्लियामेंट्स टू मेक्स लॉ, इसमें यह था कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि रूल्स मेकिंग अथॉरिटी, बट इन कॉन्स्टिट्यूशन। 125 की बात करें सैलरीज अलाउंस की बात करें, 126 की अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जिसमें टेम्परेरी सीजीआई असली सीजीआई एब्सेंट हो जाए। उसमें हम कैसे 27 की बात करें अपॉइंटमेंट और जज में हाई कोर्ट का जज टेम्परेरी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का रूल्स। अगर 128 की बात करें अटेंडेंस रिटायर्ड जज की बात हो रही है एट एससी की सीटिंग्स, इसमें रिटायर्ड जज भी जो एससी में केस जो था एससी सकता है टेम्परेरी बेसिस पे। अगर 129 की बात करें सुप्रीम कोर्ट जो था वो रिकॉर्ड करता था एससी जो एससी का रिकॉर्ड परमानेंट्स और लीगली वैलिड्स। 130 की बात करें सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, 131 ओरिजिनल जस्टिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। 131 ए की बात करें जिसमें क्या कर रहा था एग्जीक्यूटिव जस्टिफिकेशन रिकॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी सेंट्रल लॉ रिपल्स में हिस्ट्री अब अप्लाई नहीं होती। उसके 132 की बात करें जिसमें क्या कह सकते हैं अपीलेट्स justifications in certain cases from high court, जिसमें एससी ने क्लियर किया था अपील्स अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन इन
स्पेशल केसेस। 133 की बात करें तो उसमें यह था कि सिविल मैटर की बात हुई थी। अगर 134 की बात करें क्रिमिनल मैटर की, उसके बाद 134 सी की बात करें, ये सर्टिफिकेट कर रहा था किसी अपील सुप्रीम कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर करता अपील इन सर्टन केसेस। अगर 136 की बात करें, 135 की बात करें तो जो था फेडरल कोर्ट्स नो एक्सरसाइज कर रहा था बाय सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री की जो लीगलेसी जो थी वो पावर का ट्रांसफर फ्रॉम फेडरल कोर्ट्स। 136 जो था स्पेशल लीज टू अपील्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। उसके बाद 37 की बात करें रिव्यू कर रहा था जजमेंट्स ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट्स। उसके बाद 138 की बात करें इनलार्जमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिफिकेशन। 139 की बात करें एससी पावर टू इशू रिट्स। 139 ए की बात करें ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस। 140 की बात करें अनस्टेली पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। 141 की बात करें ये लॉ डिसाइड करें सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ की लैंड्स। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ एससी डिक्लेयर्स। उसके बाद 43 की बात करें प्रेसिडेंट्स कैन कंसल्ट एससी, इसमें एडवाइजरी की बात हो रही थी। उसके बाद 144 की बात करें सिविल जज जुडिशल अथॉरिटी एक्ट इन एड सुप्रीम कोर्ट्स, इसमें एससी का हेल्पलाइंस ऑल अथॉरिटी मस्ट बी कोऑपरेट। 144 ए की बात करें स्पेशल प्रोविजन की बात हो रही है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। उस 145 की बात करें रूल्स ऑफ कोर्ट। 146 की बात करें ऑफिस सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एससी। और 147 की बात करें इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। इसमें 12-14 जो थे रोड जज अपॉइंटमेंट सैलरी अलाउंस मॉनरी टेम्परेरी जज सेक्शन 130 से 136 जो है जुडिशरी पावर। 141 से लेके 147 इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो था हमारा जुडिशरी रिव्यू इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट्स का रूल्स। इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर रहा था जुडिशरी रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में यह था कोटेशन की बात करें इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डेट इज सुप्रीम्स एनी लॉ मस्ट बी इट जुडिशली डिसाइड इट डज नॉट अलो। इसमें ये कहा था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वैलिड है या नहीं। जो ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉस पार्लियामेंट एम्प्लॉयज लॉ जो था वो बॉस रूल्स फॉलो करना। उसके हम कह सकते हैं सेंटेंस फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट फंडा राइट्स को गार्ड डॉग्स है, जैसे मम्मी पापा घर के रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही हैं ये देखें। तो उसमें हम जुडिशली रिव्यू की बात करें उसमें गवर्नमेंट को कोई भी ब्रांच पीएम एमपी मिनिस्टर्स अपनी पावर ज़्यादा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का काम का उनको चेक करना। जैसे ट्रिक्स आप कह सकते हैं पावर पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर दोनों रूल फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगा सेंट्रल स्टेट भी बाउंड्री में रहें। तो उसके बाद हम कह सकते हैं जुडिशली रो में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर ये था कि को तोड़ने वाला लॉ न्यूट्स एंड वैलिड्स। इसमें ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं राइट विदाउट रेमेडीज लाइक्स पानी में लिखा हुआ नाम कुछ नहीं बचता। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहले जो आर्टिकल 13 कहते हैं लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन विद फंडामेंटल राइट्स, लॉ राइट्स का फाइट्स राइट जीतेगा। उसके बाद 32 की बात करें राइट टू मोस्ट एससी इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट, जिसमें एससी जो सिटीजनशिप कंप्लेंट बॉक्स। 131 की बात करें जिसमें एक जो था ओरिजिनल जस्टिफिकेशन सेंटर स्टेट इंटरफेस इंटर स्टेट डिस्प्यूट की बात करें स्टेट के घर में फाइट एससी डिसाइड करेगा। उसके बाद 132 की बात करें अपील जस्टिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन का केसेस। 133 जो हमने सिविल केसेस। 134 क्रिमिनल केसेस। 134 ए हाई कोर्ट्स। उसके बाद जो है 135 जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि 136 135 उसके बाद 226 जो है हाई कोर्ट का इन्फोर्स फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। उसका 27 की बात करें जिसमें हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट आवर्स कोर्ट के बाद में जो था हाई कोर्ट से सुपरवाइज ऑफ कोर्ट। 245 से 246 की बात करें टेरिटरी सब्जेक्ट मैटर्स एक्सटेंट्स ऑफ लॉ। 251 से ले कहें तो कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेट्स। 372 की बात करें प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कंटिन्यूस। अगर स्कोप की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जुडिशली कैन चेंज लॉ इफ वायलेट फंडामेंटल राइट्स, उसका बियॉन्ड द पावर्स। उसके बाद रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अगर लॉ राइट टूटा है तो या अथॉरिटी की पावर ज़्यादा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक कर सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं मिक्स यूएसए जुडिशली प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। अगर हम बात करें जुडिशली रिव्यू 9th शेड्यूल की बात करें आर्टिकल जो है 31B जो है 9th शेड्यूल 1951 की बात करें जो प्रोटेक्ट कर रहा था सर्टन लॉ को चैलेंज को। और 13 एक्ट जो है नो जो अब कौन सा है
282 एक्ट जो है लैंड रिफॉर्म्स अदर रिफॉर्म की बात करें, जैसे हम कह सकते हैं केशवानंदी भारती के जो था 1973 की बात करें, जिसमें कैन नॉट बी वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें कह सकते हैं IR जो थे कुछ केस जो है 2007 नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी, जिसमें जो है आफ्टर 24 अप्रैल 1973। अगर एग्जाम्पल की बात करें स्पेशल जो थी शेड्यूल स्पेशल शेल्फ की बात हो रही है इन ला लाइब्रेरी, लेकिन SC जो डिसाइड कर रहा था इफ़ बुक ला इनसाइड्स आर ओके आर नॉट। अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें राइट टेस्ट की बात करें इफ़ चेक इफ़ फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड। उसके बाद हम कह सकते हैं एशियन राइट टेस्ट की बात करें चेक स्कोर राइट्स आर डिस्ट्रॉयड। टिप्स की बात करें बोर्ड टेस्ट अप्लाइड इंश्योर बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन की बात करें तो उसके बाद हम कह सकते हैं 9th अमेंडमेंट की बात करें। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 13 नंबर्स एक्ट हुए थे। उसके बाद 4 अमेंडमेंट की बात करें 7, उसके बाद 7 अमेंडमेंट की बात करें 1964 44, उसके बाद 29 की बात करें 72 में 2 अमेंडमेंट 2 एक्ट हुए थे। अगर 34 अमेंडमेंट की बात करें 20, उसके बाद 39 की बात करें 38, 40 अमेंडमेंट की बात करें 64, 47 की बात करें 14, 64 की बात करें 66 की बात करें 57, 55, उसके बाद 77 की बात करें 1, उसके बाद 78 की बात करें 1985 27। अगर हम बात करते हैं बिफोर 1973 में फ्यू एक्ट आफ्टर 1973 मैनी एक्ट बट ऑल मस्ट पास बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट। तो इसमें ये आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं। SC जो है गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट 9 शेड्यूल स्पेशल सेल्स, उसके बाद SC का मेजर टेप्स, उसके बाद US जो थी वो जुडिशली सुप्रीमेंट्स, उसके ब्रिटिश पार्लियामेंट्स। अगर हम बात करें जुडिशली एक्टिविज्म जो मीनिंग एंड ओरिजिन जो है, ओरिजिन इसकी बात करते हैं 1974 में इसने किसने किया था, अर्थर ने किया था USA में। और इंडिया में अगर बात करें बिगिन किया था 1970 में बात करें, और विद जस्टिस VR कृष्णा अय्यर PN की बात हो रही भगवान वती की, और उसके बाद O चम्मा रेड्डी और DA देसाई। अगर इसमें अगर आसान लफ्ज़ में कहें पहले USA में शुरू हुआ था, इंडिया में 1970 में पॉपुलर हुआ था, और जस्टिस जो अय्यर थे उन्होंने टीम ने इसके बेस पे बनाया था। अगर ट्रिक्स की बात करें USA की बात करें पाइनर इंडिया अडॉप्टर की बात हो रही है। उसके बाद हम मीनिंग की बात करें जुडिशल एक्टिविज्म से ये था कि जुडिशली का प्रोएक्टिव रोल्स प्रोटेक्टिंग करना सिटीजन्स राइट और प्रमोट करना जस्टिस को। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जस्टिस को फोर्स करना लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और फुलफिल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को। और उसके बाद कह सकते थे कि जो जुडिशियल डायनेमिक्स को अपोज करना जुडिशली रिस्टेंस और सेल्फ कंट्रोल की बात कर। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं करते, लेकिन एक्टिवली इंटरवेंस करते थे जब सिटीजन का राइट जो रिस्क में होता था। अगर हम बात करें डेफिनेशन की बात करें ब्लैक लॉ की बात करें तो उसमें ये कहते हैं जज डिपार्ट्स फ्रॉम ओल्ड प्रेसिडेंट फ्रॉम प्रोग्रेसिव पॉलिसी समटाइम्स इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मरियम वेबस्टर की बात करें जज एक्सपैंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एवंस अगेंस्ट एग्जिस्टिंग लॉ। VG पलिश कर्क जुडिशियल एक्टिविज्म्स जज एक्टिविटी इंटरप्रेट्स लॉ ऑफ सोशल बेटरमेंट्स। और 7 की बात करें इवॉल्विंग न्यू प्रिंसिपल रिलीव्स एक्सेस टू कोर्ट्स फॉर नीडलीज। एग्जाम्पल की बात करें जैसे टीचर सिर्फ एक टेक्स्ट बुक फॉलो न करे, स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए टीचिंग मेथड का यूज़ करे, वही जजमेंट एक्टिविज्म है। अगर नेक्स्ट हम बात करें सेप्ट ऑफ जुडिशली एक्टिविज्म इंडिया, सबसे पहले जो है PIL जो हम कह सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। इसमें ये तक कहते हैं कि जो कोर्ट था वो इशू करता था डायरेक्शंस टू गवर्नमेंट्स फॉर सिटीजन्स राइट टू पब्लिक इंटरेस्ट। हम इसमें ये कह सकते हैं कि आसान लफ्ज़ों में PIL कॉमन लोग जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते थे, किसी NGO के थ्रू केस फाइल कर सकते हैं। जिसमें एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं इन्वायरमेंटल PIL अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन एयर वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद हम कह सकते हैं सेकंड की बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें एक्सपेंड करें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 की बात करें, जिसमें कवर करता है इंटरप्रेट्स राइट्स बॉडली कवर्स न्यू सोशल रियलिटी। अगर एग्जाम्पल की बात करें राइट्स का एक्सटेंडर्स जैसे वाटर प्यूरिफाई फिल्टर्स, उससे कंटेनमेंट हटा के पानी साफ बनता है। तो उसके बाद जुडिशली रिव्यू वर्सेस जुडिशली एक्टिविज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ये जुडिशली रिव्यू क्या करता था, चेक करता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। अगर जुडिशली एक्टिविज्म की बात करें वो क्या करता है कोड मोल्ड लॉ इफ सोशल नीड्स। अगर इंग्लिश की बात करें तो आसान लफ्ज़ों की तो उसमें ये कह सकते हैं रिव्यू क्या करता है, रिव्यू चेक करता है, एक्टिविज्म जो क्या करता था इम्प्रूव करता था। अगर रोल्स की बात करते हैं अपहोल्ड व स्ट्राइक
डोंट ला, इसमें कह सकते हैं लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी प्रेफरेंस। अगर इसकी बात करें रेफरेंस की रिव्यू की बात करें, ट्रैफिक सिग्नल स्टॉप्स रेड एक्टिविज्म जो था, ट्रैफिक स्कोप्स गाइड्स डायरेक्ट। अगर स्कोप की बात करें, लॉ लिमिटेड जो था वो लॉ इंटरप्रिटेशन था। इसमें कह सकते हैं कि जो ब्रॉडर अडॉप्ट कर रहा है चेंजिंग सोसाइटी। अगर रिव्यू की बात करें, वो फॉलो रूल्स कर रहा था। एक्टिविज्म जो था वो क्या कर एडजस्ट कर रहा था फॉर फेयरनेस। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो स्ट्राइकिंग कर रहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें कह सकते हैं PIL इन्वायरमेंट्स और उसके माइनॉरिटीज़ में रिव्यू की बात करें, कोर्ट से लॉ रोंग्स। एक्टिविज्म जो थे कोर्ट से लॉ राइट्स नो इम्प्लीमेंट्स। तो उसके बाद हम अगर ट्रिक्स की बात करें, जुडिशली रिव्यू प्लस एक्स्ट्रा पावर टू इम्प्रूव जस्टिस। अगर की फीचर की बात करें, जो प्रोएक्टिविटी जुडिशली सिस्टम था, फोकस जो था वो सोशल जस्टिस था, यूज PIL था, एक्सपेंडिचर इन्वायरमेंट्स फंडामेंटल राइट्स। और उसके बाद कर सकते हैं ब्रिज गैप कर रहा था लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे डॉक्टर जब पेशेंट सिटीजन स्टिक राइट वायलेट सिर्फ कर सकता है, उसके बाद ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट कर सकता है। अगर ट्रिक्स टू रिमेंबर की कार से PL जो है पीपल्स जो करते हैं डायरेक्ट टिकट्स लेते थे। जुडिशल एक्टिविज्म की बात करें, डायनमिक्स प्लस प्रोएक्टिविज्म। अगर जुडिशली रिस्ट्रेन की बात करें, चिल मोड्स। और की जज की बात करें, कृष्णा अयंगर भगवती जो रेड्डी DRSI रिमेंबर्स KBDCD की टीम जो है ABCD कर सकते हैं। अगर जस्टिफिकेशन एक्टिविज्म की बात करें, अकॉर्डिंग टू BL Vadkhera, judicial activism becomes necessary in India due to several reasons: near collapse governments, pressure from citizens, judicially activism, legislative vacuums, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजनल। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ जुडिशली एक्टिविज्म जो कह सकते हैं उपिंदर जो थे बख्शी, उन्होंने क्लासीफाई किया था सोशल ह्यूमन राइट एक्टिविज्म हु पुश जुडिशल एक्टिविज्म। इसमें सबसे पहला था सिविल राइट एक्टिविज्म, पीपल्स राइट एक्टिविटीज़, उसके बाद कंज्यूमर्स ग्रुप्स, उसके बाद बॉन्डर्स ग्रुप्स, सिटीजन इन्वायरमेंट्स राइट्स, सिटीजन फॉर इन्वायरमेंट एक्शंस आप क्या राइट भी कह सकते हैं। उसके बाद सिटीजन ग्रुप्स वर्सेस लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, चाइल्ड राइट ग्रुप्स, उसके बाद कस्टडी राइट ग्रुप्स, उसके बाद पॉवर्टी राइट्स ग्रुप्स, उसके बाद इंडिजिनस पीपल्स राइट ग्रुप्स, वुमेन्स राइट ग्रुप्स, बार बेस ग्रुप्स। में जब मैं PDF दूंगा तब इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद 13 की बात करें, मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप्स, उसके बाद लायर बेस ग्रुप्स, उसके बाद इंडिविजुअल पटिशंस। ठीक है, तो इसके अगर ट्रिक्स याद करें तो इसमें यह कह सकते हैं CPC, BCCC, WW, LAME, सिविल पीपल, कंज्यूमर, बॉन्डर्स, लेबर्स, चाइल्ड कस्टडीज की बात है। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि कैसे मतलब ऑफिसर टाइपोलॉजी की बात करें, आइडियोलॉजी फेयर की बात कैसे एस्ट्रोमर्जी फेयर की बात हुई थी, जिसमें अगर आइडियोलॉजी की बात करें जज जो थे ओवर स्टेपिंग जस्टिस की बात करें, और एस्टिमेटिक की बात करें तो उसमें यह था कि 2 जज जो है हाफ जो एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स साइंस टेक की बात करें, मैनेजमेंट अफेयर्स, लेजिस्लेटिव फेयर्स की बात करें, डेमोक्रेटिक फेयर और बायोग्राफिक फेयर। इसमें ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कभी कभी लगता था कि हम ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे हैं, लोग हम पर भरोसा कम करेंगे, मीडिया या पॉपुलिज्म में फेस तो नहीं है। तो उसमें एग्जांपल की आप याद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे स्ट्रिक्ट टीचर को जो स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा रूल लगाते हैं, बट सोचते हैं कि स्कूल ओवर डिसिप्लिन और अथॉरिटी के लिए इम्पैक्ट होगा। तो ट्रिक्स आप ये याद कर सकते हैं, आइडियालॉजी, उसके बाद इंस्ट्रीम्स मैनेजमेंट, लेजिटिमेशन, डेमोक्रेटिक और बिब्लियोग्राफी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जुडिशली एक्टिविज्म, जुडिशली रिस्ट्रेंट की बात करें, अगर जुडिशली एक्टिविज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जज एक्टिविटी जो है इंटरमीडिएट ला करते हैं, प्रोटेक्ट करते राइट को और इंटरवेंस करते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। अगर जुडिशली रिस्ट्रेंट की बात करें, जज जो था स्ट्रिक करता ला को और डो नॉट इंटरफेयर इन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव मैटर्स पे करता। तो आइडिया की बात करें तो उसमें यह था कि ला जो है शुड भी जो है नो पर्सनल पॉलिटिक्स की बात है। आसान लफ्ज़ में कहें तो उसमें ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है टीचर जो सिर्फ सिलेबस की पढ़ाता है, एक्स्ट्रा कोचिंग या रूल्स नहीं बनाता। तो ट्रिक्स ये कह सकते हैं कि जो एक्टिविज्म जो एक्शन है, रिस्ट्रेंट जो है रूल बॉन्ड्स रिस्पेक्ट लिमिट्स। तो उसके बाद हम कह सकते हैं अजम्पशन जो थी वो जुडिशली रिस्ट्रेंट की बात करें, जिसमें USA एग्जाम्पल बट इंडिया फ्लो करता था। उसमें कह सकते हैं कोर्ट जो है नॉन इलेक्टिव की बात हो रही है। उसके बाद जुडिशली रिव्यू पावर नॉट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद डॉक्टर इंस्पिरेशन ऑफ पावर फेडरलिज्म डिपेंड्स ऑन कांग्रेस रिसोर्स पब्लिक एक्सेप्टेंस। उसके बाद कोर्ट प्लस लॉ की बात हो रही है। शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, डेमोक्रेटिक
सेपरेशन, फेडरलिज्म, प्रेगमेटिज्म की बात। उसके बाद थर्ड की बात करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, इसमें आप की पॉइंट्स याद कर सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं जज कैन नॉट बी परफॉर्म एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इसमें इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट की बात करें जज जो है मस्ट बी ह्यूमिडिटी नॉट बिहेव लाइक इंपीरियर्स। उसके बाद मेंटेक्यू ने वार्निंग दी थी, नो ओवर रीच सेपरेशन ऑफ पावर्स इज क्रूशियल। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क विद इन हिस्टोरिक लीगल्स। उसके बाद कोर्ट जो नॉट एम्ब्रेस एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। उसके बाद हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव थे, पीपल मस्ट करेक्ट वाई इलेक्शन पीसफुल की डेमोस्ट्रेट की बात हो रही है। इसमें आसान लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टीचर बस सिलेबस पढ़ाओ, स्टूडेंट का करिकुलम या स्कूल का रूल मत चेंज करो। एक्टिविज्म की बात करें, एक्स्ट्रा कोचिंग रिस्ट्रेन स्ट्रिक्ट सिलेबस फॉलो। तो उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं एक्टिविज्म जो था, एससी बैन प्लास्टिक्स इन दिल्ली, जुडिशियल स्टेप इन बिकॉज एग्जीक्यूटिव फिल। अगर स्टैंड की बात करें, सुप्रीम रिफ्यूज टू पास बजट रूल्स से फाइनेंस लेजिस्लेटिव जॉब। तो ये क्रोनोलॉजी आर्डर्स आप ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल वैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का टर्म काइंड कब हुई थी, आप ये कह सकते हैं कि ऑर्थर ने की थी। राइट टू प्रोटेक्ट की बात है, जज सिर्फ जो है क्या कर सकता है, जज सिर्फ जज नहीं सोसाइटी का टीचर भी बनता है। एक्टिविज्म की बात करें, एक्शन और स्टैंड्स। अगर 1970 की बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया की बात करें, इंट्रोड्यूस किया था अयंगर ने किया था। और उसके बाद हम कह सकते हैं भगवती जस्टिस उसके रेड्डी जो थे, PIL एक्सपेंशन की बात करें। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं लफ्ज़ों में PIL जो थी वो क्या कह सकते हैं, MC मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट्स के ऊपर हुई थी। और उसके बाद PIL जो थी फंडामेंटल राइट एक्सपेंशन के ऊपर हुई थी। और 1980 की बात करें, जो डेफिनेशन है जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हुई थी, जिसमें लॉ मेकिंग जज हुए थे, सोशल बेटरमेंट्स, इंडिपेंडेंट स्ट्रिक्ट प्रोसीजर एक्सपेंड किया था, सेशन ऑफ कोर्ट्स। मतलब ये कहा गया जज एक्स्ट्रा मिल या के सोसाइटी के लिए नया रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, लॉ प्लस राइट की बात हो रही थी। उसके बाद 1980 की बात करें, एक्टिविटीज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसमें सिविल राइट्स, पीपल्स राइट, कंज्यूमर की बात हो रही थी। इसमें कोर्ट स्टेप जब सोसाइटी का ग्रुप एक्टिवेट होगा। उसके बाद 90 की बात करें, उसके बाद होता है कि जुडिशली एक्टिविज्म की बात है, जिसमें गवर्नमेंट फेल, सिटीजनशिप थ्रेड्स की बात है, जब सरकार काम रुक जाए, एंटी करप्शन की बात थी। उसके बाद हम कह सकते हैं 2007 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर जुडिशली रिस्ट्रेंट, जिसमें कोर्ट शुड नॉट टेक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, मेंटेन कर रहा था ह्यूमिलिटी, अवॉइड्स एक्सटेंशन। फिर सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर रहा था फ्रेम बजट्स और रूल्स, फाइनेंस मिनिस्टर का काम, जज का को लिमिट याद। 2007 से लेकर 10 तक करें, पोस्ट 2007 रिस्ट्रेंट की बार सुप्रीम जज रिमाइंड कर रहा था कोर्ट टू रिस्पेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें जज सिर्फ लॉ इन्फोर्स करे, सरकार का काम नहीं। लिमिट प्लस मॉडर्निटी, अगर 2007 से लेकर 14 की बात करें, एक्टिविज्म जो था सोशल इशू की, PIL इन्वायरमेंट, करप्शन, वुमेन्स, चाइल्ड एंड राइट बॉन्डेड लेबर्स के। उसके MC मेहता राइट्स जो थे, एजुकेशन इन्फॉर्मेट की बात हो रही है, जिसमें हम कह सकते हैं 2E + 2C की, जिसमें इन्वायरमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड, करप्शन। और उसके बाद हम कह सकते हैं 2014 से लेकर 18 एक्टिविज्म जो गवर्नेंस डिबेट हुई थी, जिसमें कह सकते थे कोर्ट मॉनिटर कर रहे थे, किसमें लाइक सिक्योरिटी सेंशन, जिसमें स्वच्छ भारत, डिजास्टर मैनेजमेंट। कोर्ट का काम था पॉलिसी बनाना नहीं, राइट का इम्प्लीमेंट करवाना, राइट चेक नॉट पॉलिसी। उसके बाद 2019 से लेकर 2022 की बात करें, एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसमें जो थी प्राइवेसी, डिजिटल राइट्स, जिसमें कह सकते हैं LGBTQ क्रिमिनलाइजेशन, इसमें कैसे पुट्टस्वामी जो थे उन्होंने प्राइवेसी की बात की थी। उसके बाद हम कह सकते हैं नवतेज सिंह जो जौहर थे, उसमें LGBTQ+ की बात की, जिसमें प्राइवेसी राइट की बात करें। अगर 2023 से लेकर 2025 की बात करें, जिसमें टेम्परेरी ट्रेंड की बात हो रही थी, इसमें क्लाइमेट, टेक रेगुलेशन, करप्शन, वुमेन्स, इसमें इन्वायरमेंट, PIL डिजिटल। उसके बाद टेक ग्रीन सेव की बात है। तो उसके बाद जो था, जो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो उसकी अब क्वेश्चन ये देख सकते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म्स जुडिशियल एक्टिविज्म इन विच ईयर्स, उसमें कैसे अर्थ हो थे 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग की फीचर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इसमें कह सकते हैं जज एक्टिविज्म शेपिंग लॉ ऑफ जस्टिस। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, PIL इंडिया जो क्लोजली एसोसिएटेड विद किसके साथ है, हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर विच आर्टिकल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सपेंड कर रहे थे जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें, आर्टिकल्स 14, 19, 21। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें 2007 की एम्फाइज किया था जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स।
अगर उसके बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग जो केस रिलेट हुआ था जुडिशली एक्टिविज्म पोस्ट 2007 की बात करें MC मेहता इन्वायरमेंट। अगर 7th क्वेश्चन की बात करें जो शॉर्ट ट्रिक्स थी रिमेंबर जुडिशली एक्टिविज्म पोस्ट 2010 एरिया की, उसमें कह सकते हैं 2E+2C। अगर उसके बाद कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशली रिस्ट्रेंट की बात करें उसमें था जज शुड मेंटेन मॉडर्निटी प्लस ह्यूमिलिटी। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि 1947 में किसने कहा गया था, अर्थस की बात हो रही है। उसके बाद USA के ट्रिक्स की बात करें तो एक्टिविज्म जो एक्शन रिस्ट्रेंट की लिमिट की बात करें 1970 की बात हो रही है। इसमें जो था जस्टिस अय्यर जो थे उन्होंने काम किया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि व्हाट इज जुडिशली एक्टिविज्म की बात करें तो उसमें यह था कि जज सोसाइटी का टीचर बने। और उसके बाद एक्टिविटा जुडिशली की बात करें उसमें ये कहा था कि सिविल बॉन्डेड इन्वायरमेंट कंज्यूमर पीपल्स जो है CBEC की बात हो। इसमें जुडिशली की बात करें जस्टिफिकेशन फॉर जुडिशली एक्टिविज्म की बात करें उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट फेलियर राइट थ्रेट्स लेजिस्लेटिव, जिसमें वैक्यूम की बात करें जब सरकार का काम रुक जाए कोर्ट का काम शुरू। तो उसके बाद हम कह सकते हैं जुडिशली रिस्ट्रेंट मीनिंग की बात करें जज मेंटेन्स लिमिट्स, रिस्पेक्ट करे सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड अवॉइड करे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट की बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात करें 2007 की बात करें उसमें यह था कि इम्फाइज कर रहा था रिस्ट्रेंट को, मॉडर्निसिटी को और अवरीज को। एग्जांपल की बात करें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर रहा था फ्रेम बजट रूल्स को। अगर 2010 की बात करें पोस्ट 2000 जुडिशल एक्टिविज्म की बात करें फोकस कर रहा था इन्वायरमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, करप्शन। इसमें हमने ट्रिक्स याद की थी 3E और 2C। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें एक्सपेंशन की बात करें पोस्ट 2017 की बात करें इसमें राइट टू प्राइवेसी, जिसमें हम कैसे पुत्तस्वामी। उसके बाद नेक्स्ट जो थे LGBT क्या थे जो थे नवतेज सिंह जो थे जौहर, जिन्होंने प्राइवेसी प्लस प्राइड की बात की थी। अगर कंटेम्प्रेरी ट्रेंड की बात करें 2023 से लेकर 2025 इसमें हमने किसकी बात की थी क्लाइमेट्स, टैक्स सेफ्टी प्लस उसके बाद टैक्स प्लस ग्रीन सेव कोड्स प्रोएक्टिव एंड गवर्नमेंट रेट। तो आज इतना ही काफ़ी है, बहुत लेंथी क्लास हो गई है तो मैं खुद थक गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं काम करूँगा जब ये क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी। 2 यूनिट और बचे हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट थे वो मतलब लेंथी थे, जो थर्ड एंड फोर्थ है वो शॉर्ट है, तो वो जल्दी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मंडे तक जो है वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।